ठीक है, चलें। प्राइमरी एमेनोरिया का आज हमारा टॉपिक है और उसमें वही जिस तरह एज़ आई टोल्ड यू, पहले हम 1 या 2 केसेस कर लेते हैं विद रोल प्लेयर और उसके बाद एंड पे समराइज़ करके जो सारों को जिस चीज़ से बहुत डर लगता है, इंटरसेक्सुअलिटी वाला जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, उसको कंपाइल करके मैंने 2 स्लाइड्स बनाई हुई हैं। उस पे जल्दी से क्विकली उस पे समराइज़ कर लेंगे। ठीक है, सो यस जी, डॉक्टर नीलम हमारी वॉलंटियर हैं और सना रोट जी, आप स्टार्ट करो। मैं आपको सिनेरियो मैं दूँ नीलम या आपके पास है? मैम मेरे पास है। वेरी गुड, बताओ। A patient came in OPD with her, a patient of 18 years old, a girl came in OPD with her mother. She's complaining of failure to start menstruation. Her sister is 19 years old and she started menstruation at 13 years of age. She's her mother and she is worried. Uh, how you evaluate this patient? And take a role play sitting in front of you. Start, ma'am. हाँ जी, आप स्टार्ट करो। चलो 10-10 हुए हैं, मैं टाइम भी नोट कर रही हूँ। चलो गुड, स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नीलम है। मैं पिछले 4 साल से गायनी शोबे से मुंसलिक हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी, मेरा नाम आर्या है। मारिया कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर। मारिया मुझे दी गई मालूमात से मालूम पड़ा है कि आप यहाँ किसी मसले के साथ आई हुई हैं। आपको महीना शुरू नहीं हुआ। तो ये बात सही है? जी डॉक्टर। मारिया परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके मसले का हल निकाल सकें, जिसके लिए मुझे आपसे कुछ सवाल करने की इजाज़त चाहिए। जी डॉक्टर, आप पूछिए। मारिया आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। अच्छा। मारिया आपकी शादी हुई हुई है? नहीं डॉक्टर। अच्छा। कितना पढ़ी लिखी हैं आप? 12वीं क्लास में हूँ अभी। हाँ, मारिया आपको जैसे महीना नहीं आया तो क्या महीने की जगह पर आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, जो कि हर महीने होता हो या बहुत ज़्यादा होता हो? जी डॉक्टर, हर महीने मुझे दर्द होता है, लगता है, लेकिन फिर उसके लिए मुझे कभी-कभी दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं, बट सही हो जाता है फिर। अच्छा, पेशाब की रुकावट या पखाने की रुकावट, इस तरीके से कोई मसला? और खाना तो सही आता है, पेशाब रुक-रुक के आता है कभी, मुझे कभी-कभी दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं उसके लिए। अच्छा। तो मारिया आपका ये जो मसला है वो आपके घर में और किसी को है? जैसे आपकी अम्मी हो गई या आपकी बहन, इनको तो महीना शुरू अपने टाइम पर हुआ या उनके साथ भी ऐसा कोई मसला है या खानदान में कोई और? नहीं डॉक्टर, मेरी बहन को तो 13 साल की उम्र में शुरू हो गया था और अम्मी को भी सही उम्र में ही आया था। सिर्फ़ मेरे साथ ही ये मसला हुआ है। अच्छा, अच्छा एक और ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके जिस्म पर जैसे बाल नीचे के हिस्से पे या जिस्म में और कहीं बाल या छाती का बढ़ना ऐसा है या मतलब छाती का बढ़ना है या नहीं? मतलब बाल जी, हैं? जी डॉक्टर, हर महीने मैं शेव करती हूँ बाल। ठीक, वज़न का बढ़ना या कम होना? नहीं डॉक्टर, वज़न तो सही है, सर्दी या नॉर्मल। गर्मी ज़्यादा लगना? नहीं डॉक्टर। अच्छा, सर में दर्द या ज़्यादा उल्टी आना या आपने कोई वज़न वाली जो एक्सरसाइज़ वग़ैरह जैसे आजकल लड़कियाँ करती हैं वेट लॉस करने के लिए, तो वैसा कोई एक्सरसाइज़ वग़ैरह करती हैं? नहीं डॉक्टर, हल्की-फुल्की वॉक करते हैं, एक्सरसाइज़ तो ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, इम्तिहानों का ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं लेती आप? थोड़ा बहुत ही होता है। अच्छा, आपकी लंबाई कितनी होगी? मतलब आपके साथ जो पढ़ती हैं आपकी कलीग्स पढ़ती हैं उतनी ही होगी या उनसे कम है आपकी हाइट, आपकी हाँ लंबाई? डॉक्टर, उनके बराबर ही है। अच्छा, कोई दवा कद वग़ैरह तो तो नहीं? मेरा सही बढ़ रहा है, लेकिन बस मेरे साथ ये मसला हो रहा है, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। थोड़ा शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है। मेरे घरवाले भी, अम्मी और बहन भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस मामले को लेकर। आप इस वज़ह परेशान से जो है आपका मसला हल करने की आप कोई दवा वग़ैरह तो नहीं ले रही? नहीं डॉक्टर। अच्छा, और कोई बीमारी बचपन में ऐसी कोई लंबी बीमारी चली हो, टीबी वग़ैरह के हिसाब से कोई ऐसी? नहीं डॉक्टर। अच्छा, और कोई मसला इसके अलावा? नहीं डॉक्टर, बाकी तो सब कुछ सही है। अभी तक कोई टेस्ट करवाया है आपने इसके मुतालिक? नहीं डॉक्टर, पहली दफ़ा ही आपके पास आई हूँ।
अच्छा, बहुत शुक्रिया मारिया आपका। मैं आपकी अम्मी की मौजूदगी में आपका मुआयना करने की इजाज़त चाहूँगी। ठीक है डॉक्टर, आप क्या मुआयना करेंगे? मारिया, पहले मैं आपका वज़न चेक करूँगी। आपका मैं वज़न आपकी मुआयना करके हम एक बेहतरीन नताइज पर पहुँचेंगे, ताकि हम आपका मसला बेहतर हल कर सकें। जिसमें मैं पहले आपकी लंबाई और वज़न चेक करूँगी। उसके अलावा हम आपका ब्लड प्रेशर और जिस्म का अलग मुआयना करेंगे। आपकी छाती, आपके गले के गुदूद का और आपके पेट का मुआयना करेंगे। ठीक है डॉक्टर। Ma'am, I would like to do the examination हुँ, with consent in front of his mother. I will check the BMI and check the vitals, including BP, pulse, temperature, respiratory rate, blood pressure. Pilar, thyroid, I'll examine the breast and axilla for hair and pigmentation, and do the tenor staging. Then I'll do abdominal examination. First, I will inspect the abdomen, palpation for or percussion, palpation for any mass. If it is any mass, I will check the size and the site and the margins of that mass if present, and I'll do the percussion as well. I'll palpate the groins for any ectopic gonads. ठीक है, गुड। And then on local examination, I'll check the pubic hair distribution and do the tenor classification, and the inspection of the external genitalia, palpation of labia majora for any ectopic gonads, and then I'll separate the labia for any bulging membrane, as she's complaining of lower abdominal cyclic pain, and the presence of vagina. Check if the vagina is present or not. जी बस that was my history and examination. अच्छा, आपने वो चेक किया तो आप साथ उस पे भी तो कमेंट करो ना, डायरेक्ट वजाइना पे तो ना पहुंचो। आप उसको इम्परफोरेट हाइमन को भी तो कमेंट करो कि कोई ब्लू बल्जिंग मेम्ब्रेन है कि नहीं है। I'll separate the labia to look for any bulging membrane, as she's सबसे complaining पहले of. वो, जी ठीक है। और उसके अलावा पर रेक्टल एग्जामिनेशन। जी मैम, मैं ये आपसे पूछना ही था कि पर रेक्टल यार, हाँ, अच्छा। अनमैरिड में करेंगे। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, आपका सारा कुछ इट वाज वेरी गुड, आपने अच्छा लिया सारी हिस्ट्री। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट देखो, जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी और उसके शुरू में ही हमें पता चल गया कि ये ज्यादा जा रहा है आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ, ठीक है। हमने शुरू में ही अपने माइंड में थोड़ा सा डीडी बना के हम फिर उसके बाद सारी एचओपीआई लेते हैं ना। तो बात सारी चल रही थी कि ये केस जा रहा है मोर टुवर्ड्स द आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। तो उसके अंदर जब पेन की बात हुई ना, कि पेन ड्यूरिंग पेनफुल टाइम आता है साइक्लिकल उसके, मंथली, तो फिर आप उसके पीछे थोड़ा सा पढ़ो ना कि पेन किधर होती है, किधर जाती है, कितनी सिवियर होती है, कभी खत्म भी हुई है। क्योंकि ये जो पेन होती है ना पेशेंट्स को, जो इम्परफोरेट हाइमन या वजाइनल सेप्टम की वजह से, रिट्रोग्रेड फिलिंग की वजह से पेन होती है, तो ये तो इतनी सिवियर होती है कि कि वो तो फिर आपको एक तरह से इमरजेंसी भी होती है, लेकिन वो इतनी टिपिकल हिस्ट्री होती है। फिर आपकी जो हिस्ट्री है ना, उसके ऊपर ये बात साबित हो जानी चाहिए कि आपका केस जो है वो इम्परफोरेट हाइमन का है या वजाइनल सेप्टम का है। तो आपने उसकी और भी ज्यादा एलैबोरेटेड हिस्ट्री लेनी है। बाकी इट वाज फाइन, ठीक था। और एग्जामिनेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन था, उसके अंदर आपका ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का एग्जामिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें हमारा तो डायग्नोस्टिक ही है ना, कि हमने अगर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, वो तो एग्जामिनेशन इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्चुअली। उसमें कोई और इन्वेस्टिगेशन या लैब हमें नहीं 100% डायग्नोस्टिक बता सकती, जो हमें एग्जामिनेशन बता सकता है। इफ वी सी अ बल्जिंग हाइमन एट द लेवल ऑफ इंट्रोइटस, तो वो ब्लू कलर के जो बल्जिंग हाइमन होता है, वो इटसेल्फ इज द डायग्नोस्टिक ऑफ द आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। तो वो फिर आपको बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, अनमैरिड के अंदर आपने स्पेशली अगर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन का केस है, तो पर रेक्टल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको पीआर में बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जो पीवी तो हम कर ही नहीं सकते इसके अंदर, बिकॉज शी इज अनमैरिड। तो पीआर के अंदर आपको उसका यूट्रस का पीछे मैस या बल्ज या इवन अगर हेमाटोमेट्रा होगा उसके अंदर, तो वो सारा भी पता चल जाएगा। तो आपका जो एग्जामिनेशन है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है इसके अंदर, कि ये तो आपका डायग्नोस्टिक एक तरह से टेस्ट भी बन जाता है, ठीक है।
तो एग्जामिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपने बाकी रेस्ट इट वाज ऑल राइट, बट आपने टेनर स्टेजिंग का थोड़ा सा अगर जिक्र कर दो, बिकॉज वी डोंट हैव अ पेशेंट हेयर, और हम वैसे बात करें, हो सकता है एग्जाम में भी पेशेंट मौजूद ना हो, और आपके इस तरह से रोल प्लेयर के साथ वैसे बात हो रही हो और आपने वैसे बताना हो, तो यू शुड मेंशन अबाउट द टेनर स्टेजिंग फॉर ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर। Just don't only say कि I will check for the development of breasts or the development of axillary hair or the pubic hair. आप उसमें टेनर स्टेजिंग का जिक्र करोगे, क्योंकि हमारे लिए तो वो टेनर स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस तरीके से आपने बात करनी है, ठीक है। उसके अलावा जब आप पेशेंट ने आपसे एक अच्छा क्वेश्चन किया कि आप मेरा क्या मुआयना करेंगी, ठीक है। इट वाज अ गुड क्वेश्चन, एग्जाम में बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज वहां पे यू मे नॉट बी अलाउड टू एग्जामिन दैट रोल प्लेयर, बट आप से अगर वो सवाल करके, तो आपने उसको सही तरीके से कम्युनिकेट करना है ना, आपने ये उससे बात करनी है कि सो दैट शी शुड नो दैट देयर इज सम डेवलपमेंटल डिले इन अ वे, कि चलो अगर एमेनोरिया ही हुआ है तो एक डिले तो हो गया ना, तो आप उसे उसी टर्म्स में बात करो ना, कि इन एवरी के हर लड़की के अंदर प्यूबर्टी पे आके या एक पर्टिकुलर एज पे आके 14 से 16 साल की उम्र में मैक्सिमम आके कुछ चेंजेस आती हैं बॉडी में। आपको क्योंकि माहवारी एंड यू टॉकिंग के महीना, यानी कि इस उर्दू में कॉल इट माहवारी, राइट, या मंथली ब्लीडिंग, और इंग्लिश में आप इसको पीरियड्स या मेंसेस कह सकते हो पेशेंट को, ठीक है। अपनी टर्मिनोलॉजी को भी ठीक रखना है इसके अंदर, चाहे वो आप एग्जाम में हो या आप क्लिनिक पे बैठे हो या ओपीडी में बैठे हो, ठीक है। सो जब आप हिस्ट्री पे भी बात करें और उससे वैसे बात करें, तो आपको होगा कि हर लड़की में चेंजेस आती हैं, जिसके अंदर माहवारी आना भी एक बहुत अहम चेंज है। क्योंकि आपको नहीं आई, तो मुझे आपकी बाकी भी डेवलपमेंटल चेंजेस देखनी है बॉडी में, कि वो चीजें डेवलप हुई हैं कि नहीं हुई, जिसमें छाती का डेवलप होना है, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो मुझे उसके लिए आपको मुआयना करना है आपकी मदर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से कम्युनिकेट करो, क्योंकि ये जो इशू है ना, ये एक बड़ा सेंसिटिव सा इशू होता है। जब पेशेंट क्लिनिक पे भी आता है ना, तो उसको आप डायरेक्ट नहीं कह सकते हो शी इज एन अनमैरिड गर्ल एंड इफ शी इज विद द मदर ऑल्सो। मदर भी एकदम से डर जाती है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो ना पढ़ी लिखी हो, जिस मर्जी कैटेगरी की, और आप एकदम से उसे कहो कि मैंने इसकी ब्रेस्ट चेक करनी है और मैंने इसका नीचे से मुआयना करना है और मैंने इसकी छाती का, तो वो एकदम से पेशेंट तो खुद चाहे बहुत ही डर जाएगी, उसकी मदर बहुत ज्यादा एंशियस हो जाएगी। सो आप उसको उसको एक एक मेडिकली पहले उसको कॉन्फिडेंस, इसकी भी तो एक पूरी काउंसलिंग होती है ना, कि हाउ आर यू गोइंग टू अप्रोच हर, especially for the patient of in this type of patient who is having primary amenorrhea, क्योंकि उसके अंदर आपने उसका सारी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को एग्जामिन करना है। तो आपने उसको उसी तरीके से बात करनी है कि मैं इस तरीके पूरा बता के किस तरह से डेवलपमेंटल चेंजेस होती हैं और मुझे रूल आउट करना है, ताकि मैं अकॉर्डिंगली आपका कुछ डायग्नोसिस बना सकूं, ठीक है। तो उसमें आपने इसी तरीके से बात करनी होती है। उसके बाद जो है द रेस्ट, आई थिंक हिस्ट्री वाज फाइन, आपका टाइम मैनेजमेंट वाज गुड, वो सारी चीजें आपकी ठीक थी, ठीक है। अगर किसी ने कुछ और ऐड करना है, लेकिन हिस्ट्री में प्लीज, अगर हमारा डायग्नोसिस बन गया हिस्ट्री में कि आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, बिकॉज पेशेंट कह रही है कि उसे साइक्लिकल पेन है, एमेनोरिया उसको है, तो फिर आप उसको थोड़ा और इलेबोरेट करोगे उस हिस्ट्री में, ताकि एग्जामिनर को भी पता चल जाए कि आपने इस चीज को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। किसी ने कुछ इसमें ऐड करना है तो हम आगे फिर चलते हैं, फिर हम इन्वेस्टिगेशंस पे आते हैं। चलो। मैम एक हाँ बात जी। पूछनी थी। जी सना। मैम प्राइमरी एमेनोरिया पहले हम 14 और 16 इयर्स पे कहते थे, तो अब ये 13 और 15 इयर्स हो गया, या हम एग्जाम में 14 और 16 ही 16 ही ठीक है। 16 तक अगर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप हो गए हैं, बट एमेनोरिया है, तो इट इज देन हैव इट इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी चेक्ड स्पेशली, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। मैडम ये अनमैरिड गर्ल्स में अक्सर लोग कहते हैं ना कि मतलब अक्सर कंसल्टेंट्स कहते हैं कि पर रेक्टल एग्जामिनेशन में अल्ट्रासाउंड में एक जैसी फाइंडिंग्स नजर आ जाती है, तो नहीं क्या नहीं जरूरत है नहीं, आप unmarried girls परमिशन की? लोगे और पीआर करोगे। पीआर इज अ पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन इन एन अनमैरिड गर्ल, स्पेशली हु इज हैविंग आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। आपको अल्ट्रासाउंड वो कुछ भी नहीं बता सकता जो कई दफा एग्जामिनेशन बताता है, स्पेशली आप सिर्फ उसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया का एग्जामिनेशन, और पीआर ही आपको बहुत इंफॉर्मेशन दे देता है। सो पीआर इज पार्ट ऑफ इट, एक्सेप्ट के पेशेंट्स इफ पेशेंट डजंट अलाउ यू, ठीक है। मैम एक दफा आपने जब एग्जामिनेशन प्रोसीड किया, एक दफा आपने मतलब उनसे वो इजाजत ले ली ना,
इन द प्रेजेंस ऑफ द मदर, तो रेक्टल के लिए फिर दोबारा उसको कहूंगी कि नहीं, आप उसका सारा सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स एग्जामिन करो और उसे बता दो कि मैं इसको पीछे से स्टूल वाली जगह से भी एग्जामिन करूंगी, और जब करने लगो तो एक दफा फिर पूछ लो, मैडम क्योंकि एक और बात आपसे एक्सपोज तो पूछनी किया थी। होगा। जी जी। जी जी मैडम, मैडम ये जैसे हाँ। रोल प्ले हमें एग्जाम के लिए बिठाए हुए होते हैं ना, तो वहां पे जब हम्म। हम एग्जामिनेशन करती हूँ या जैसे लाइव पेशेंट भी बिठाया होता है, वहां पे हर एक हम्म। एंड ईच स्टेप मैंने मुंह से बोल के उनको बताना है या नहीं मैडम? जैसे टेनर स्टेजिंग है नहीं। तो मैं बताऊंगी कि नो। मैडम ये। नो। अच्छा। व्हेन यू आर एग्जामिनिंग और परफॉर्मिंग इट ऑन द पेशेंट, तो एग्जामिनर देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। इवन टैनर स्टेजिंग की भी एग्जामिनेशन में आपके एक्शन से पता चल जाएगा। यू विल चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ ब्रेस्ट एंड द डेवलपमेंट और साइज ऑफ द ब्रेस्ट। फिर एक सब एरियोलर डिस्क होती है, ठीक है ना, आप उसको फील करते हो एंड यू गेट टू नो कि टैनर की कौन सी स्टेज है। तो एग्जामिनर नोस एग्जैक्टली कि व्हेन यू आर एग्जामिनिंग और परफॉर्मिंग इट ऑन द पेशेंट, एग्जामिनर नोस कि आप क्या कर रहे हो, एक चीज। दूसरी चीज ये कि आप जो हो जब वहां पे बैठोगे आफ्टर एग्जामिनिंग योर पेशेंट, और तब अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि व्हाट वाज द टैनर स्टेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, आप उसको जो टैनर स्टेज बता रहे हो अगर तो ठीक बता दी, तो आई डोंट थिंक कि वो आपसे आगे टैनर स्टेजिंग सुनेगा। अगर आपने ठीक नहीं बताई तो डेफिनेटली फिर वो टैनर स्टेजिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो आप जब परफॉर्म पेशेंट पे कर रहे हो फिर स्टेप्स बोल के अपना टाइम वेस्ट करोगे। नहीं मैडम, लाइक फॉर एग्जांपल ना, जैसे अभी ये 2 केसेस अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने देखे मैडम, उसमें बिल्कुल नहीं बनी थी। तो वहां पे ठीक तो है। मैडम स्टिल आई हैव टू पल्पेट, स्टिल उसमें क्या पल्पेशन यस। जहाँ पे बनी नहीं, उसमें लेकिन आपने इफ इट इज नॉट डेवलप्ड, उसमें भी आपने पेल्पेट करके एक सब एरियोलर डिस्क को फील करना है। वो और एक में एक्शन माउस जरूर सी बनी करना है। थी। जी। और एक में हाँ, सिर्फ उसमें माउस। सब एरियोलर डिस्क एब्सेंट होएगी। हम्म। लाइक ठीक है ना। जैसे एग्जामिनेशन होती है ब्रेस्ट की, वो सारी चीजें वो मैंने एक एक स्टेप उसी तरह जी, करना है। जाहिर अच्छा। है। हाँ। हम्म। ठीक है। और मैडम ये एक जो तो लंप को जी एग्जामिन करने वाला एग्जामिनेशन होता है ना, एक डेवलपमेंट को देखने वाला होता है, उसके अंदर आप सिर्फ साइज को नोट करके एंड देन यू चेक फॉर द सब एरियोलर डिस्क, ठीक है। और अच्छा। और साथ मैडम डेफिनेटली लंप का एग्जामिनेशन भी कर लेंगे। ठीक है, और जैसे ये मैडम सफेद डिस्क प्यूबिक हेयर्स कैसे हो चेक गए करेंगे? और एक्सिलरी हेयर्स हो गए, बताती तो हूँ प्यूबिक क्या कह रहे हेयर सन। हाँ। मैडम ये हाँ। हाँ, जैसे प्यूबिक हेयर्स हो गए और एक्सिलरी हेयर्स, वो उनको तो भी तो देख के देखना पता चल है। हाँ, जाएगा ना। वो देख के पता चल जाएगा ना। हाँ। ठीक है, सही है मैडम। ठीक है। अच्छा, सब जी। एरियोला डिस्क कैसे देखते हैं कि एरियोला के नीचे एक सर्कुलर डिस्क होती है। इट इज वेरी हार्ड एंड व्हेन यू होल्ड इट इन द सब एरियोलर एरिया, इट मूव्स फ्रॉम साइड टू साइड। मैम ये जिसकी एग्जामिनेशन जरा इसके इन्फेंटाइल स्टेप ब्रेस्ट जरा हो, लिखवा दें। उसमें अगर मैम इसके स्टेप जरा लिखवा दें। इसमें लिखवाने की बात ही नहीं है। जो एक ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आप लंप के लिए जब करते हो, जिसमें आप इंस्पेक्शन करते हो, उसका हाथ खड़ा करके देखते हो, दोनों हाथ ऊपर करके देखते हो, फिर पेशेंट के दोनों हाथ उसके साइड्स पे, बैक की साइड पे रखवा के हम्म। देखते हो। उसके बाद आप उसका जब ये इंस्पेक्शन हो जाएगी, फिर आप पैल्पेट करते हो लंप के लिए जो 4 क्वाड्रेंट्स में, और फिर एरियोला और निप्पल पे करते हो टू चेक फॉर द लंप। मीनवाइल ये आपने पूरा ब्रेस्ट एग्जामिन कर लिया, एंड पे आपने उसके एक सब एरियोलर डिस्क यूं करके एरियोला के नीचे ऐसे करके देखा, तो द डिस्क इज हार्डर, फर्म कंसिस्टेंसी की होती है, एंड इट मूव्स फ्रॉम साइड टू साइड। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जहाँ पे सब एरियोलर डिस्क नजर आएगी, तो मैडम वो टेनर स्टेज 2 नजर नहीं होगा? आएगी, फील होगी। फील होगी, सॉरी सॉरी। तो वो टेनर स्टेज हाँ। 2 होगा या 1? नहीं नहीं, वो तो फुली डेवलप्ड होगी ना। अच्छा, वो फुली डेवलप होगी। हाँ। ठीक है। ठीक है। चलिए अच्छा, चलो गुड। सो अब हम इन्वेस्टिगेशंस पे आ जाते हैं। जी नीलम, क्या इन्वेस्टिगेशन मांगोगे इसमें। जी मैम, investigations. Ma'am, first of all, I'll do the baseline investigations that include the CBC, blood group, and RH factor ठीक with है। date. And then ठीक है, specific मैं आपको साथ साथ बता भी देती हूँ, एचबी उसकी 12 है। G. And then specific investigations, I would like to know the the pelvic ultrasound to और check the क्या presence मांगोगे पेल्विक में, क्या abdominal and pelvic ultrasound. क्या Abdominal, मांगोगे एब्डम। then the status of the bladder, kidneys, and in pelvis, the status of the uterus and ovaries. ठीक है, और क्या मांगोगे इसके अलावा। And then, ma'am, beta HCG. अच्छा, और अल्ट्रासाउंड KUB साथ नहीं होगा? वो मांग लिया उन्होंने।
मैम कैरियोटाइप। अच्छा, और मैम फिर बाकी मैम इन्वेस्टिगेशंस तो कोई अगर हार्मोनल प्रोफाइल, क्या क्या हार्मोनल प्रोफाइल में? FSH, LH, TSH, प्रोलैक्टिन। अच्छा, और देखो एक बात याद रखना, बड़े सारे लोग बड़ा कुछ लिख रहे हैं चैट बॉक्स में। अच्छा, देखो मेरी बात सुनो, नीलम ने बिल्कुल ठीक इन्वेस्टिगेशंस मांगी। You have examined your patient and you have seen a bulging membrane at the level of introitus, and you know she is a case of imperforate hymen. ठीक है, वो तो diagnosis there and then examination पे बन गया कि she is a case of imperforate hymen. अगर ऐसा केस हो प्राइमरी एमेनोरिया का जिसमें डायग्नोसिस इम्परफोरेट हाइमन नजर आ गया और एग्जामिनेशन पे बन गया, तो यू डोंट नीड टू आस्क फॉर एनी अदर इन्वेस्टिगेशंस लाइक hormonal profile, karyotyping, etc., etc. ठीक है, you know your patient has got normally developed secondary sex characters. You know she has got cyclical severe lower abdominal pain, and on examination you have seen imperforate hymen. Seeing imperforate hymen is actually diagnostic for primary amenorrhea in this case. You don't need any other in such expensive investigations like karyotyping, hormonal profile. अभी तो शुक्र है कि किसने estradiol levels और testosterone levels की बोल दिए. So उन चीजों की आपको किसी भी इस तरह की चीज की जरूरत नहीं है. अल्ट्रासाउंड थोड़ा और इलेबोरेटेड मांगो. एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड और केयूबी में फर्क है. एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में फिर आपको लिवर का साइज भी पता होना बताते हैं, स्प्लीन का भी बताते हैं, और पता नहीं क्या क्या और देखते हैं वो, जिससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट का. यू नीड केयूबी अल्ट्रासाउंड, केयूबी विद द अल्ट्रासाउंड पेल्विस, राइट? व्हाट इन अल्ट्रासाउंड पेल्विस, बताओ क्या सस्पेक्ट कर रहे हो. सिर्फ स्टेटस ऑफ यूट्रस एंड ट्यूब्स एंड ओवरीज ही नहीं, आपने वजाइना हेमेटो कॉल्पस भी देखना है, आपने हेमेटोमेट्रा को भी रूल आउट करना है. मे बी यू आर आल्सो सस्पेक्टिंग सम एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट जो पीछे जाके बन गई हो. इस तरह के पेशेंट में जरूर एंडोमेट्रियोसिस भी डेवलप हो रहा होता है. सो वो सारा कुछ और डिटेल में बोलो. बट जब डायग्नोसिस इम्परफोरेट हाइमन का बन गया, बल्जिंग मेम्ब्रेन एट द लेवल ऑफ इंट्रोइटिस मींस यू डोंट नीड एनी हार्मोनल प्रोफाइल और एनी कैरियोटाइपिंग. जी नीलम. मैम इसमें पहले मतलब अब एग्जामिनेशन में तो इम्परफोरेट हाइमन मिल गया, तो मैम हमें प्रेगनेंसी रूल आउट करने की जरूरत नहीं है, मतलब जो सबसे नहीं पहले. नहीं नहीं नहीं, वो भी गलत हो गया था. बीटा एचसीजी भी नहीं मांगना. ठीक है, जाहिर है जब आपको आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन नजर आ गया एग्जामिनेशन में, तो वो प्रेग्नेंट कहाँ से होगी? ठीक सही है है. ना, इम्परफोरेट हाइमन नजर आ रहा है तो फिर बीटा एचसीजी मांगने की तो कोई तुक ही नहीं बनती. ठीक है. ठीक, तो गुड. सो यस, ये बात तो एक बड़ी अच्छी तरह याद रख लेनी है. चलो अच्छा, लेट्स मैनेज हर टाइम. So first of all I'll explain my ऐसा diagnosis. करो, रोल प्लेयर को आप एक्सप्लेन करो. किधर गई सना? चलो जी मैम. जी. एक्सप्लेन करना उर्दू में. अम, सना मुझे आपकी जो आपका मुआयना और आपकी रिपोर्टों के नतीजे में जो मालूमात मिली है, उसके मुताबिक आपकी, उर्दू में नहीं बोला आया. ट्राई करो, बोलो. मैम मैं बोलूं? हाँ सना तुम्हें बोलो, उर्दू में मुझे लफ्ज नहीं आ रहे. सना, हाँ बोले. अस्सलाम वालेकुम. जी, असल में आप अपनी अम्मी को बुलाना चाहेंगी? साथ तो बुला लें. हाँ, अम्मी को तो होएंगी ना. अम्मी तो साथ ही हैं. अच्छा, चलें ठीक है. अच्छा, जो मैंने आपसे सवाल पूछे और आपका मुआयना किया है, और तो उसके सॉरी, ऊपर एक जो है ना मिनट हम आप. यहाँ रुकेंगे. सॉरी सना, किसी ने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन किया हुआ चैट बॉक्स में, ये यहीं पे हम सेटल डाउन कर लें. एमआरआई, एमआरआई कराएंगे या नहीं कराएंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है. अगर आपको एग्जामिनेशन के ऊपर इम्परफोरेट हाइमन मिल गया है, तो फिर एमआरआई वगैरह कराने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अगर आपको इम्परफोरेट हाइमन यानी बल्जिंग मेम्ब्रेन नजर नहीं आई, इंस्टेड आपको वजाइनल सेप्टम का सस्पेशन है, फिर एमआरआई का रोल है. ठीक है, फिर आप एमआरआई प्रोसीड करने से पहले करा सकते हैं. चलो सन, आप काउंसलिंग स्टार्ट करो आप. जी, आपका जो हमने सवाल पूछे और जो मुआयना किया है, उसके ऊपर जो हमें शक है वो ये है कि आपका जो सब कुछ सही है, लेकिन एक छोटा-सा मसला है जो बिल्कुल इलाज हो सकता है जिसका.
उसमें ये है कि जैसे जो हमारा रास्ता होता है महीने निकलने का, वहाँ पर आपकी एक झिल्ली है, ठीक है? जिसकी वजह से जो आपका महीना तो आ रहा है क्योंकि आपकी सारी बच्चेदानी और अंडेदानी सब कुछ सही है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा, जिसकी वजह से आपको बार-बार पेशाब के लिए भी मसले हो रहे हैं, जो आपने बताया, ठीक है? तो वो हम जो है आपको दाखिल करेंगे और बेहोशी वाले डॉक्टर को इन्वॉल्व करके जो है आपकी कुछ रिपोर्टें होंगी और उसके बाद हम आपको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाएँगे। आपको जो है फिर एक छोटा-सा आपको नशे वाला इंजेक्शन दिया जाएगा और ये तकरीबन 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर है और इसके अंदर आपकी जो वो जो झिल्ली है उसके ऊपर हम कट देंगे और उसके अंदर जो भी ताकि जो भी आपका खून वगैरह अंदर जमा हुआ है वो सब निकलेगा। उसके बाद भी आपको 1 हफ्ते तक हल्का-हल्का काले से रंग का खून आ सकता है, धब्बा लग सकता है, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह जो है आपका ये मसला हल हो जाएगा और आप महीने-महीने से आपको माहवारी आती रहेगी। ठीक अच्छा है, तो फिर ये गुड। सॉरी, परेशानी आ रहा है। सॉरी, यहाँ मैं इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि इसकी जो शुरू वाली काउंसलिंग है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि शी इज एन अनमैरिड गर्ल हु इज सिटिंग विद हर मदर, जो बहुत ज्यादा कॉन्शियस वे में कि मेनोरिया, दूसरा पेन। देखो, क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हम इस तरह की काउंसलिंग करते हैं कि हमारा होके हमारी काउंसलिंग में पेशेंट के ज्यादा से ज्यादा आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हो, जिसे कहते हैं ना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं हर चीज में। तो इसमें किसी भी मदर में के जहन में क्या क्वेश्चंस हैं कि वो अपनी बेटी के लिए करेगी, तो आपकी जो काउंसलिंग है वो इतनी फोकस्ड और इलेबोरेटेड हो कि उसके बहुत सारे सवालों के जवाब तो आपकी बात में मिल जाए। सो शी इज मदर ऑफ एन अनमैरिड गर्ल जिसको वो लेके आई है बिकॉज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया एंड सिवियर पेन लोअर एब्डोमेन ड्यूरिंग एवरी मंथ, एक्चुअली मंथली साइक्लिकल पेन्स। तो उसमें सबसे पहली चीज कि ठीक है, इसमें ऐसे नहीं कहना कि बाकी सब कुछ तो आपका ठीक है। यू विल से दैट ऑल द डेवलपमेंटल, मैं आपको पहले थोड़ा सा इंग्लिश में बताती हूँ और फिर मैं आपको उसमें बता दूंगी उर्दू में करके। आप उसको यूं ही कहोगे कि ऑल द डेवलपमेंटल डिलेज आर नॉट देयर, her secondary sex characters are very well developed including this, ठीक है? आप बताओगे कि उसकी breast development, axillary और pubic hair development, all this is very well developed, वो मसला नहीं है। नंबर 2, उसका आप कहोगे कि देर इज अ कंजेनिटल प्रॉब्लम। ये लफ्ज बोलना सना ने मिस कर दिया कि इसको पैदाइशी बनावट का मसला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज द मदर एंड द गर्ल शुड नो कि ये हुआ क्यों, ठीक है? तो ये इसको कंजेनिटल प्रॉब्लम हुई है, लेकिन इट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, इट्स जस्ट एन इम्परफेक्ट हाइमन। और इसको बहुत अच्छा सना ने एक्सप्लेन किया कि इस तरह से एक झिल्ली है और वो सारा कुछ, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपने बताना है कि मैनेजमेंट इज अ सिंपल वन, ठीक है? थोड़ा सा प्रोसीजर बता दिया, बता देना है कि इट्स हार्डली 10 मिनट्स और 30 मिनट प्रोसीजर और बाद में ये सब कुछ होगा। बट उसके बाद थोड़ा सा कमेंट अबाउट हर फर्टिलिटी एंड आफ्टरवर्ड्स अबाउट हर मैरिड लाइफ और वो सारा रिलेशन विद हस्बैंड, वो सारा आपने उसका थोड़ा सा वही मेंशन भी करना है कि देयर इज नो अदर प्रॉब्लम इन हर, ठीक है? ये किसी भी अनमैरिड गर्ल में या जो प्राइमरी एमेनोरिया में या इवन एक इनफर्टिलिटी के केस में ये चीजें साथ ही कवर करना बहुत जरूरी है। एक ये कि ये हुआ क्यों, इट्स अ कंजेनिटल प्रॉब्लम। दूसरा ये कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये कोई लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम या रिकरिंग प्रॉब्लम भी नहीं है। वंस इट इज सॉल्व तो वो मसला ठीक हो जाएगा। नंबर 3 के लेटर ऑन फर्टिलिटी पे और उसके सारा बाकी बाकी सारा उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो सारा उसको इंक्लूड करके बताना होता है, ठीक है ना? ठीक है, गुड। तो ये नहीं, इसमें इम्परफेक्ट हाइमन में कोई डायलेटर्स या उन चीजों की जरूरत नहीं होती, ठीक है? वो चैट बॉक्स में क्वेश्चन था। अच्छा, सो गुड, द रेस्ट वेरी गुड। सना ने किया तो अदरवाइज इट वाज कंप्लीट। वो जिसे कहते हैं ना थोड़ा और बेहतर करना, तो और बेहतर करने में कॉज का जिक्र जरूर करना है, उसके फ्यूचर का जिक्र जरूर करना है ताकि उसको सारे क्वेश्चन के आंसर मिले, ठीक है जी? अच्छा, मैडम नीलम कोई क्वेश्चन कर रही थी जी, नहीं कोई और है जी? मैडम ये जैसे जी आपने सर। मैरिड और फर्टिलिटी लाइफ की बात की, तो मैरिड लाइफ पे तो नहीं होगा, लेकिन फर्टिलिटी प्रोस्पेक्ट्स की अगर बात करते हैं तो उस पर तो इम्पैक्ट नहीं, आएगा ना। देखो जो अनमैरिड गर्ल है ना, उसमें हम्म, फर्टिलिटी प्रॉब्लम तब बहुत ज्यादा रेस करो व्हेन यू नो दैट शी इज नेवर गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट, फॉर एग्जांपल इन MRKH सिंड्रोम और समथिंग लाइक दैट, ठीक है?
इवन केस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, अगर आप उसके माइंड में ये डाल दो कि आपकी बेटी की एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट की मैंने सर्जरी की है, तो अब आप इसकी शी मे और मे नॉट गेट प्रेग्नेंट, वो तो उसके तो पेरेंट्स, जाहिर है बात है, फिर लेटर ऑन दे विल लुक फॉर दैट टाइप ऑफ रिश्ता के उसको आगे जाके फर्टिलिटी के लिए प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है ना। फर्टिलिटी की प्रॉब्लम अनमैरिड लाइफ में बहुत क्लैरिटी से करनी चाहिए. If she's a case of MRKH syndrome or something like that, and you know that this girl can never get pregnant, or she may need to get the surrogacy done, or she may need donor eggs later on, बहुत क्लैरिटी से बताओ कि ये सिचुएशन है, विद अ वेरी वेरी पॉजिटिव काउंसलिंग कि ये इसकी सिचुएशन है, ऑल द रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन हर बॉडी आर नॉर्मल, हर IQ इज नॉर्मल, हर physical activities are normal, even her later on her sexual life will be normal, etc etc. However, she can never conceive. दे तो बहुत क्लैरिटी से बात है. उसके लिए क्या होगा, if she would ever like to conceive, तो she may need to get the surrogacy done MRKH में, or she may need to get the adoption done, या फिर ओवेरियन फेलियर है तो she'll have to get the donor eggs done. ठीक है, इसलिए इसका आपने लेटर ऑन रिश्ता या शादी उधर करना है वेयर देयर बी नो प्रॉब्लम, या उसके ऊपर प्रॉब्लम्स ऑफ फर्टिलिटी के. इन 2-4 केसेस के अलावा जितने भी केसेस हैं, चाहे वो आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन का केस है लेकिन यूट्रस ठीक है, ओवरीज ठीक है, चाहे वो एंडोमेट्रियोसिस का केस है, यू हैव डन अ सर्जरी फॉर एंडोमेट्रियोसिस इन एन अनमैरिड गर्ल, बट हर ऑब्वियसली ओवरीज आर इनसाइड. हम ओवरी तो कभी भी नहीं निकालते उसके अंदर, स्पेशली अनमैरिड में तो बिल्कुल नहीं, किसी में भी क्यों. तो आपने सिर्फ सिस्ट अच्छी तरह निकाल दी, बट ओवरीज आर देयर, यूट्रस इज फाइन, ट्यूब्स जैसी भी है. उसको फर्टिलिटी की बहुत ज्यादा ये जरूर कहो कि यस, एंडोमेट्रियोसिस में अर्ली मैरिज इज अ सोल्यूशन एंड अर्ली प्रेगनेंसी इज अ सोल्यूशन, बट ये ना कहो कि लेटर ऑन कभी कंसीव नहीं करेगी या बहुत डिफिकल्टीज होंगी. उसकी वजह ये है कि हमें तो पता भी नहीं होता. हम खुद देखते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस का पेशेंट कितना मजे से कई दफा कंसीव करता है, हम ऐसे ही उस बेचारी की लाइफ को ऐसे कर दें कि उसके लिए बाद में सिलेक्शन ऑफ रिश्ता ही ऐसा हो रहा हो कि जी वो खुद बंदा तो मैडम इनफर्टाइल क्या हो. कि ठीक है तो ना. फिर मैडम यही ना कि नो नो इम्पैक्ट ऑन द मैरिज और फर्टिलिटी लाइफ. इसमें इम्पैक्ट तो नो इम्पैक्ट, ठीक है ना. अच्छा मैडम, और अगर हाँ, फॉर जो एग्जांपल जिसमें इम्पैक्ट है जैसे MRKH में, उसके अंदर बता दो एमेनोरिया है और साथ क्यों है. अगर इफ नीडेड, इफ एब्सेंट वजाइना है तो उसके अंदर वजाइनोप्लास्टी कर लेंगे. अदर देन दैट, हाउएवर, शी विल नेवर कंसीव. नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ होगी बट शी विल नेवर बी एबल टू कंसीव. अगर वो है दूसरा वाला ओवेरियन फेलियर में, तो वैसे कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ वो बाकी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर सब कुछ वो ठीक होगा. और ये जो इम्परफेक्ट हाइमन या वजाइनोप्लास्टी वाला कोई वजाइनल सेप्टम वाला पेशेंट है, तो इसके अंदर भी अगर आप उसकी वजाइनोप्लास्टी कर रहे हो या वजाइनल सेप्टम रिसेक्शन कर रहे हो और उसके आपने हाइमन का मार्सिपलाइजेशन वगैरह वो सब कर लिया हुआ है, तो मैम ये जो ट्रांसवेजाइनल सेप्टम है, ये फॉर एग्जांपल अनमैरिड. ये कौन शोर मचा रहा है, ठहरो मैं जरा म्यूट करूं. हाँ जी, सॉरी, 1 मिनट, आप ही की साइड से है बच्चों. हाँ बताओ जी. मैडम ये कह रही थी कि ये जो ट्रांसवेजाइनल सेप्टम है, इसमें तो सेक्सुअली एक्टिव वुमेन प्रेजेंट करेगी, यानी अनमैरिड लड़की भी प्रेजेंट कर सकती है ट्रांसवेजाइनल नहीं, सेप्टम के इसके अंदर भी साइक्लिकल पेन हो सकती है. साथ. अच्छा, तो मैडम जैसे अब अनमैरिड लड़की में तो हम नहीं कर सकते ना लोकल इंस्पेक्शन में, वेजाइनल एग्जामिनेशन तो नहीं कर सकते, तो वहां पे फिर तो मैडम उसमें एमआरआई तो का कर रोल आएगा. लेंगे, उसमें भी MRI का रोल आएगा. इवन इफ शी इज मैरिड एंड वी आर डूइंग vaginal examination or some speculum examination and we have made the diagnosis that she is a case of septum, उसमें भी आपका MRI का रोल आएगा, क्योंकि आपको सेप्टम का लेवल पता चल जाएगा और थिकनेस पता चल जाएगी. आपकी मैनेजमेंट बहुत फर्क हो जाती है सिंपल सेप्टम रिसेक्शन और एक थिक सेप्टम या वेरी हाई सेप्टम रिसेक्शन के अंदर. कई दफा जो हाई वाला होता है बहुत थिक भी हो, उसके अंदर आपको वजाइनोप्लास्टी, और कई दफा यू मे नीड दैट्स लेस लाइकली होता है, बट उसमें इवन इम्प्लांट्स जो लगाने होते हैं पेरिटोनियल या वो, उसकी भी जरूरत पड़ सकती है. जी नीलम. तो इसमें भी मैडम मैरिड लाइफ और फर्टिलिटी प्रोस्पेक्ट्स पे कोई होगा असर ये TVS में मैडम, ये ट्रांसवेजाइनल सेप्टम पे? नहीं, वो नहीं ठीक होगा. हो जाता है, उसमें नहीं होगा. ठीक है मैडम. फर्टिलिटी की स्ट्रेट फॉरवर्ड काउंसलिंग सिर्फ MRKH सिंड्रोम में या ओवेरियन फेलियर में होती है, ठीक है. और या ऑफ कोर्स जो इंटरसेक्सुअलिटी वाले पेशेंट्स होते हैं, हम एफ्रोडाइट्स जो होते हैं उसके अंदर जो फीमेल रोल में हो, या वो तो फिर और तरह की बात. उसमें दे शुड बी वेरी क्लियर अबाउट देयर कैरियोटाइप एंड ऑल दैट. मैडम और अपने उस
बात की है इवन ना ट्रांसलेशन। टर्नर सिंड्रोम जो होता है, इवन टर्नर सिंड्रोम में भी आप उसे बता जरूर अच्छी तरह देते हैं, यू डोंट रियली इनकरेज प्रेगनेंसी इन टर्नर सिंड्रोम, बट इफ पेशेंट वांट्स तो शी कैन गेट प्रेग्नेंट टर्नर मोज़ेक में। जी मैडम, मैडम और ये भी बता दें मैडम कि जो ट्रांसवेजाइनल सेप्टम है, इसमें मैडम आपने डायलेटर का बताया, डायलेटर में तो मैडम नहीं, मैंने तो नहीं बताया। अच्छा मैंने फिर गलत सुना है, मैंने कहा हाँ, जैसे मैंने कहा है कि इसमें जो है इम्परफोरेट हाइमन और वजाइनल सेप्टम के अंदर, वजाइनल सेप्टम में आफ्टर ट्रीटमेंट फिर भी डायलेटर का रोल हो सकता है, लेकिन इम्परफोरेट हाइमन में डायलेटर का बिल्कुल जरूरत नहीं होती, वजाइनोप्लास्टी में डायलेटर का रोल होता है। तो यही पे मैम यही पूछ रही हूँ ना कि ट्रांसवेजाइनल में तो डायलेटर का रोल है ना, सेप्टम अगर तो हम रिसेक्शन करनी पड़ती है। ठीक है, सही है। हाँ जी, नीलम ने हैंड रेज किया हुआ है। ये सिनेरियो था जिसमें पता चल गया कि हिस्ट्री में कि उसको मतलब साइक्लिकल पेन है, तो हम टाइम बचाने के लिए तो बाकी क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं या नहीं नहीं, हिस्ट्री पूरी करनी है, एग्जामिनेशन पूरा करना। टाइम बचाने के लिए आप ना एग्जामिनेशन में कोई फिर आप टर्नर वो टेनर स्टेजिंग को भी तो मिस नहीं कर सकते ना, हिस्ट्री एग्जामिनेशन पूरा करना है। लेकिन वंस द डायग्नोसिस इज मेड इन केस ऑफ इम्परफोरेट हाइमन, इफ द डायग्नोसिस इज मेड ऑन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, फिर आप इन्वेस्टिगेशन मिस कर सकते हो, बट आप वो नहीं कर सकते, हिस्ट्री एग्जामिनेशन में कुछ मिस नहीं कर सकते। जी मैम जुबैदा। ये रूल मैम सारे सिनेरियोज के लिए, लाइक जितने भी हाँ, सिनेरियोज आते हैं ये सब के नहीं, लिए? सारे सिनेरियोज के लिए नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वजाइनल सेप्टम के अंदर आप एमआरआई मांगोगे एक्स्ट्रा, उसके अलावा जितने भी एमेनोरिया के, प्राइमरी एमेनोरिया के केसेस हैं, उसके अंदर आपको कैरियोटाइपिंग, कंप्लीट हार्मोनल प्रोफाइल भी चाहिए होगा। मैं एंड पे आपको सिर्फ 2 स्लाइडें दिखाऊंगी, वो सारा कुछ समराइज कर देगा। तो उन सारे केसेस के अंदर तो आप सारा हार्मोनल प्रोफाइल, जिसके अंदर एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, इवन और स्पेशली जिसके अंदर आपके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स एब्सेंट हो, यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट, प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट एब्सेंट हो, उसके अंदर आपने एस्ट्राडायोल लेवल्स भी कराने हैं। जिनके अंदर आपका जेनिटेलियम एम्बिगुअस हो, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कराना होता है। ठीक है। ओके मैम। अच्छा मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, अगर पेशेंट है मतलब प्राइमरी एमेनोरिया विद हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म, तो उसमें हम फर्टिलिटी प्रोस्पेक्ट के कैसे उसको बताएंगे? वो यानी वो प्रेग्नेंट हो सकती है अगर मैरिड है? हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म में ऑब्वियसली आपका ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स एब्सेंट होंगे, राइट। साथ उसकी हाइट मैम वगैरह लेकिन देखो, एक पेशेंट अगर तो मैंने देखी थी उसके सेकेंडरी टर्नर सेक्शुअल कैरेक्टर मोज़ेक है, वेल ठहरो एक डेवलप्ड दफा थे। मैं आपको बता दूं, देयर आर फ्यू केसेस जिसके अंदर पेशेंट्स कैन गेट प्रेग्नेंट with the IVF regimes and ovarian stimulation regimes, even after HRT, जैसा कि टर्नर मोज़ेक में मैंने आपसे कहा। तो यस, उसके अंदर आप कर सकते हो बिल्कुल। चीज बेहतर पेशेंट का बता रहे थे। ठीक है, ठीक है, कोई पेशेंट की एग्जांपल बता रही थी, चलो फिर हम साथ साथ पूछ लेंगे। चलो गुड। सो ये आपने बड़ा अच्छा आप केस लेके आए नीलम, वो कवर हो गया इम्परफोरेट हाइमन या इसका वाला। इसके अंदर यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, प्राइमरी एमेनोरिया में सबसे पहले आप देखते हो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट और नॉट। इफ दे आर प्रेजेंट, फिर आप उसके अंदर ऑब्वियसली आउटर ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन और वो सारी चीजें रूल आउट कर लोगे, एमआरके सिंड्रोम को रूल आउट कर लोगे। और इफ द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स आर एब्सेंट, तो फिर आप बाकी सारी चीजें देखोगे उसमें, जिसमें आपका वही है जिस तरह अभी जुबैदा ने कहा, हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म, इसमें हाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर आप उसका कंजेनिटल वर्सेस उसका एक्वायर्ड को रूल आउट कर लोगे। ये सारा टेबल बहुत ही अच्छा, हम सबको पता है, डिफरेंट बुक्स में और यूवर्ड्स के अंदर बहुत अच्छा इसका टेबल बना हुआ है। सानिया ने हाथ खड़ा किया, फिर हम एक और सिनेरियो कर लेंगे। जी मैडम ये टनल मोज़ेक का भी जरा बता दीजिएगा, ये तो सेकेंडरी मेनोरिया के साथ प्रेजेंट करता है ना टनल नॉट मोज़ेक, रियली, उसमें प्राइमरी के साथ भी कर सकता है। मैम अच्छा टर्नर में एचआरटी मैडम कौन सी प्राइमरी देंगे, ग्रोथ हार्मोन कौन से देंगे, और ये इसका बता दें वो कैसे वो करेंगे, ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए इसके क्या अंदर ऑफ देंगे? कोर्स हम जो है ना, देखो इस टर्नर के अंदर हम ऑफ कोर्स एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को साथ इन्वॉल्व करेंगे, हु विल मैनेज ग्रोथ हार्मोन थिंग। हमने मैनेज करना है उसकी एचआरटी, और उसकी हमने लेटर ऑन इफ शी वांट्स टू गेट प्रेग्नेंट, बिकॉज टर्नर वाला जो पेशेंट होता है उसके और बहुत सारे मसाइल होते हैं, जिसमें कार्डियक मसला सबसे ज्यादा खतरनाक होता है और मे बी लाइफ थ्रेटनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो ये सारी चीजें बता के, उसके अलावा हमने एचआरटी उसको प्रोगाइनोवा भी आप दे सकते हो, नॉर्मल उसको एचआरटी पे रख के उसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट करेंगे। आफ्टर
when she gets married and if she wants to conceive, तो उसके बाद हम उसकी ovulation induction करा के जो ovarian stimulation वाले सारे protocols होते हैं, फिर हम इसको IVF के करेंगे. But वो again explaining to her each and every risk, because risks are actually life threatening. मैडम मैम ये इसको जो मैं क्लासिकल OCPs दे सकती है HRT की जगह? OCPs से मैडम, नहीं, OCPs में एस्ट्रोजन लेवल जो है ना वो इतना नहीं है कि वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट और वो चीजें करा दे, तो वो फिर आपको प्रॉपर HRT देनी पड़ती है. मैडम ये मैं क्लासिकल टनर का पूछ रही हूँ कि मैडम वो तो प्राइमरी मेनोरिया के साथ करता है ना, लेकिन टनर मोज़ेक तो मैडम प्राइमरी के साथ, इसके मुझे मैंने सर्च भी बहुत किया कम लेकिन चांस है, लेकिन हो सकता है. प्राइमरी में अगर आप न्यूहर्ट्ज में भी टेबल पूरा देखो तो उसमें DDs में जब उसकी क्लासिफिकेशन दी हुई है उसमें टर्नर मोज़ेक भी है. बिकॉज जो दूसरा टर्नर प्रॉपर होता है वो तो फिर बहुत सारी चीजों के साथ होता है ना, इसमें वो जो तो रेयर एस्ट्राडायोल चांस. का लेवल है टनर मोज़ेक में, जैसे वो दूसरा जो क्लासिकल है उसमें तो ज्यादा होता है ना हमारे पास, लेकिन इसमें एस्ट्राडायोल क्योंकि मैडम एक सिनेरियो आया है जिसने मुझे बड़ा परेशान किया है ना, तो वो MRKH में वो फिट हो रहा है ना ही, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे वो टनर मोज़ेक है. हार्मोनल प्रोफाइल उसका कम है, एस्ट्राडायोल भी कम है, लेकिन पेशेंट की यूट्रस हाँ भाई, बनी हुई MRKH तो ना हुआ ना अगर हार्मोनल प्रोफाइल कम है. और ओवरीज भी बनी हुई है, तो वो चीज थोड़ी मुझे परेशान कर रही थी कि उसका मैं अब क्या तो वो करूं. मैं कैरियोटाइपिंग कराओ. नहीं वो जो मैं कह रही थी कि उसकी ना लाइक जो मेरी डिफरेंशियल्स बनेंगी उसके अकॉर्डिंगली लाइन ऑफ मैनेजमेंट मैं करूंगी ना. मैडम मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एक इसी तरह का ना एक सिनेरियो आया हुआ है एग्जाम में, मैं ढूंढ के ना थोड़ी देर क्लास के एंड में आपको बताती हूँ मैडम. ठीक है, चलो गुड. अच्छा चलो अब दूसरा सिनेरियो कर लेते हैं, सना का क्वेश्चन लेके उसके बाद. जी मैं करूँ मैडम? जी हाँ जी सना. मैम क्वेश्चन अच्छा, पूछूं? आपका हैंड रेज है इसलिए मैंने कहा था. जी अच्छा वो मैं ये पूछ रही थी मैम कि टर्नर सिंड्रोम के अंदर हम पहले एस्ट्रोजन देते हैं फिर उसके बाद प्रोजेस्टेरोन ऐड करते हैं, जी, या आप स्टार्टिंग में ही कंबाइन ऐड करेंगे, और अगर एस्ट्रोजन दे रहे हैं तो फिर वो कितने टाइम के लिए देंगे? वो तो फिर पूरी एक रिजीम है HRT की. वो तो फिर आप जब तक उसके कंटिन्यूअसली दोगे ब्रेस्ट डेवलपमेंट उसकी पूरी करके, फिर आप उसको साइक्लिकल इवन ब्लीड भी करा सकते हो, और उसके बाद आप उसका ताकि एंडोमेट्रियल थिकनेस की एंडोमेट्रियल डेवलपमेंट भी हो, और उसके बाद आप उसको फिर प्रेगनेंसी के लिए ओवेरियन स्टिमुलेशन हार्मोन्स दोगे. ठीक है, मैम ऑब्वियसली इट टेक्स इयर्स. मैम इसमें ये कह सकते हैं कि हम उसको 1 से 2 साल तक एस्ट्रोजन से प्रोगाइनोवा 1 से 2 साल तक दें, और फिर उसके बाद उसको टिल 50 ईयर ऑफ एज तक 51 तक हम OCPs पर डाल दें, इस तरह से? देखो बात ये है कि हमने टर्नर को हॉर्मोन्स इनिशियली दे रहे हैं टीनेज में या लेटर ऑन, ताकि उसके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स बने. तो 50 ईयर तक तो लेके जाने की भी जरूरत ही नहीं है. जब उसके वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर बन जाएंगे तो उसके बाद हम उसको फिर शी गेट्स मैरिड तो वेरिएंट सिमुलेशन देके प्रेगनेंसी करेंगे, राइट. उसके बाद आप उसको कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ देने की इतनी हाई डोज जरूरत नहीं है. फिर ऑफ एंड ऑन आप उसको OCPs दे सकते हो. वो भी हम इसलिए दे रहे होते हैं ताकि हम उसकी बोन डेवलपमेंट एक्सेट्रा बिकॉज शी इज अ यंग पेशेंट, तो उसकी अभी से फिर बोन डेवलपमेंट और जितना आगे तक हम उसका हेल्दी कर सके. तो फिर आप फिर आफ्टर pregnancy and all, both goals have been achieved considering the secondary sex character as well as the pregnancy. तो फिर उसके बाद HRT का गोल कुछ और हो जाता है, तो फिर अकॉर्डिंगली देंगे ना. जी थैंक यू. चलो ये वेलकम. अच्छा अगला कौन वॉलंटियर है? एक केस हम और करेंगे क्विकली, तो फिर हम उसके बाद जल्दी से स्लाइड्स देख लेंगे इंटरसेक्सुअलिटी. मैं प्रेजेंट करूँ? चलो गुड. अच्छा अगला केस मैं आपको बताती हूँ ताकि हमारा सिनेरियो सारा डिफरेंट हो जाए. वैसे ज्यादा चांस जो होता है वो आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन वाले पेशेंट के आने का होता है, एंड देयर आर कम चांसेस के जो मुश्किल वाला सिनेरियो. लेकिन मेरा ख्याल है देयर हम कि हम एक मुश्किल वाला सिनेरियो भी कर लें. सो देयर इज अ पेशेंट हु इज 23 years of age and she has presented with the primary amenorrhea. All the secondary sex characters are very well developed. How will you proceed? She has got normal फर्स्ट ऑफ height. ऑल Yes. मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ ताकि वो शॉर्ट हो जाए. She has got normal height. तेरा मेरा पेन. हाँ. So she is 23 years of age and she has presented with primary amenorrhea. She has got very well developed secondary sex characters.
and which includes development of breast, but her axillary and pubic hair are absent. And she on karyotyping, she is 46XY. And उसके अलावा ये है कि हर एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल टाइप. हाउ विल यू प्रोसीड? मैंने इसलिए इसको इतना आपको फोकस दिया बिकॉज हमारे पास टाइम कम है. मैम हिस्ट्री तो सारी लेनी पड़ेगी ना, सब या कुछ कुछ करना मैनेजमेंट पड़ेगा, से? सब कुछ करना पड़ेगा. जी 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 मैम, आई आई विल होप फर्स्ट ऑफ ऑल सबको आई सबने विल पिक कर लिया. मैं अगर रिपीट पेशा कर जी देती हूँ. मैम। पेशेंट इज 23 years of age, presented with primary amenorrhea, and she has got normal height with developed secondary sex characters, which includes breast, but absent axillary and pubic hair, and external genitalia are of the female type. And how will you proceed her for primary amenorrhea? Ji. I will introduce myself to the patient and take her introduction. Then I inquire about the educational status of the patient and her marital status, if she is married or not. Then I will also inquire about any history of the blurring of the vision, headache or hot, heat or cold intolerance, and any history of the galactorrhea, any history of the cyclical lower abdominal pain, and any history of any history of the hot flushes, and I will also inquire about her sister and mother age of the menarche, and I will then also inquire about any history of the chronic illness like tuberculosis or any other disease. I will inquire about any history of drug history. Is she taking any drug history? Sorry, मैं पहले उसका stress का नहीं पूछा. Is she under any stress or does she do any excessive exercise? And excessive exercise, or and I will also inquire about any history of the drug intake like antipsychotics drugs or any history of the radiotherapy or chemotherapy, and how is her developmental milestones. I will inquire about any history of allergy history. I will inquire about मैम थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे हो गया. मेडिकल हिस्ट्री भी पूछनी है, एनी हिस्ट्री कोई ऑफ बात द नहीं, स्ट्रॉन्ग. जल्दी जल्दी जी कर लो, मैम. कोई बात. ड्रग हिस्ट्री मैम, I will inquire about any history of the diabetes mellitus, any history of any other disease for which she was treated, any medication history for which she is taking, or has she received any treatment or workup done so far for her presenting complaint. I will inquire about her socioeconomic status. Then moving towards the general physical examination, and I will do check her BMI, check her vitals including blood pressure, temperature, respiratory rate, and check her thyroid examination, and check her breast examination for any. I will do tenor staging of the breast, and as pubic hair are absent. I will also do the tenor staging of the breast and axillary and the pubic hair. Then I will do abdominal examination to look for any mass or any mass palpable in lower abdomen or in inguinal area. I will do local examination for any presence for the pubic hair and for presence of the any bulging membrane. Or if she is married, then I will do pervaginal examination. If not, then I will do rectal examination for presence of any mass. चलो गुड. बहुत अच्छा देखो लंबी मेरी हिस्ट्री हो बात सुनो. यू आर गुड एक्चुअली. तैयारी बड़ी अच्छी की हुई है आपने, फटाफट बड़ा जबरदस्त. लेकिन बात ये है कि ये एग्जाम आपके ना तो रट्टे का है, ना ये एग्जाम आपका है थ्योरी का. पेशेंट की देखो एक सिनेरियो देखो. पेशेंट हैज कम टू यू, वो स्टेरियोटाइप रिपोर्ट हैज बीन टोल्ड टू यू. आपके सामने वो रिपोर्ट रखी है, शी इज 46XY, बट शी सेज दैट शी इज अ फीमेल. सबसे पहले तो इस सिनेरियो को तो हिस्ट्री से भी पहले इस सिनेरियो को तो डील करो ना कि 46XY की रिपोर्ट है एंड द लेडी हैज कम and giving a complete history as a female. She has lived her life as a female role, right? तो सबसे पहले तो आप उससे ये पूछो कि when she was born, what gender was allocated to her?
ठीक है ना। Okay. सबसे पहले तो उससे बात, ये एक सिनेरियो है बड़ा ऑड है कि आपके सामने रिपोर्ट रखी गई है 46XY एंड द पेशेंट हैज कम टू यू हु इज एक्चुअली लिव्ड एज अ फीमेल। हर्माफ्रोडाइट्स या इंटरसेक्सुअलिटी वाले वी डील विद सच पेशेंट्स, हमारे पास आते हैं। जब हमारे सामने रिपोर्ट आती है तो हमें तो पता चलता है कि अब तो इनकी लाइफ अपसाइड डाउन होने वाली है। इट इज अ रेयर थिंग टू हैपन, लेकिन वी सी इवन, मैंने तो एक मैरिड को देखा है। Married lady came with the report of 46XY with her husband, and she was living the role of female. And obviously, it was her husband's right as well that he should also know. वो एक सिनेरियो का तो ये as a medical person, as a doctor, it is the very first thing. How can you just start off taking the history of primary amenorrhea? आप पहले इस चीज को तो रूल आउट करो। आप उसको बिठाकर पहले तो ये कैसे पूछो कि पूछ रही हो? आप उसे कैसे कहोगे व्हेन यू पूछेंगे वर कि आप बॉर्न, देखो आप सबसे पहले तो उसे यही बताओगे कि यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ अ फीमेल, राइट, बट आई गॉट योर रिपोर्ट विच इज कैरियोटाइपिंग विच इज 100% एंड इट शोज दैट यू हैव गॉट अ जेनेटिक मेकअप ऑफ अ मेल। ठीक है ना, दिस थिंग हैपेंस। अब इस चीज उसको कहो कि अब ये हमने मिलके सॉर्ट आउट करना है और ये सॉर्ट आउट हो जाएगी। उसके लिए मुझे आपका ताउन चाहिए, मुझे आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं ताकि मैं इस चीज को रूल आउट करके आपकी जिंदगी में को आसान कर सकूं। ठीक है, और फिर ऑब्वियसली देन सबसे पहले तो ये न्यूज ही बहुत बढ़िया, उसके बाद यू स्टार्ट ऑफ कि अच्छा व्हेन यू वर बॉर्न और एक्सेट्रा 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 वो सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद आप बेशक आगे से, अगर तो कैरियोटाइपिंग की रिपोर्ट आपको नहीं, इसमें तो बिकॉज हमारे पास टाइम कम था तो मैंने आपको सारा ही सिनेरियो इस तरह का दे दिया कि डायग्नोसिस पे हम डायरेक्टली पहुंच जाए। वरना नॉर्मली कैरियोटाइपिंग की रिपोर्ट बाद में आती है, हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद आप कैरियोटाइपिंग एडवाइस करते हो पेशेंट, उसके बाद कैरियोटाइपिंग लेके आता है। लेकिन इस अब देखो ऑब्वियसली स्टेशन आपको ऐसा भी आ सकता है कि कैरियोटाइपिंग पहले पड़ी है तो आपने उसको फिर उसके हिसाब से स्टार्ट करना है। लेकिन कोई भी केस अगर बेशक आपके पास प्राइमरी एमेनोरिया का आया हुआ है, स्पेशली इस किस्म का जिसके अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स एब्सेंट हैं या प्लस माइनस है, या जिसके अंदर एम्बिगुअस जेनिटेलिया का है, तो उसमें आप हिस्ट्री स्टार्ट यही करते हो कि व्हेन यू वर बोर्न व्हाट जेंडर वाज गिवन टू यू, और उसके अलावा इफ योर मदर हैड टेकन एनी मेडिसिन विच हैड अफेक्टेड योर जेनिटेलिया, और फिर उसके बाद आप आगे उस चीज को लेके जाते हो। ठीक है, तो फ्लोरेंस से हेड और ब्लरिंग ऑफ विजन और वो चीजों से बात स्टार्ट नहीं हुई। बाकी यस, पूरा प्राइमरी एमेनोरिया की उसी तरह से हिस्ट्री है वो सारा। सानिया ने क्यों हाथ खड़ा किया हुआ? मैडम ये मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे यहाँ पे कैरियोटाइपिंग है ना, ये जो मैं अक्सर जो है ना, जब भी ये हिस्ट्री इस तरह EIS की होती थी या कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया की होती थी, तो इस सवाल से मैं हाँ, बहुत डरती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर ये सवाल मैं पहले करूंगी तो एग्जामिनर मुझे हमेशा ये हेजिटेशन होती है सवाल करने में ना। तो मैडम इसके कोई क्या प्यारे सवाल? ये व्हेन यू वाज बोर्न व्हाट द जेंडर एलोकेटेड टू हर, तो मैडम इसको देखो आपने ये बात इस तरह नहीं करनी। उर्दू आपने कैसे इस वाले बताऊंगी? केस में मैं आपको बताती हूँ, ये जो अभी सना को जो सिनेरियो मैंने दिया जिसमें कैरियोटाइपिंग पहले से है, उसके अंदर तो आप बात ऐसे स्टार्ट करोगे, आप कहोगे कि देखो मुझे ये रिपोर्ट आपकी दी गई है, इसके अंदर आपका जो जेनेटिक मेकअप है या जो अंदरूनी आपका मरूसी लिहाज से आपका मेल जेंडर है। ठीक है, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि आपने जिंदगी एज अ फीमेल गुजारी है। ये ऐसा मसला है जिसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस मसले को हम दोनों मिलके हल कर सकते हैं। उसके लिए मुझे आपका ताउन चाहिए और मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी। ठीक है, सबसे पहला तो सवाल ये है कि जब आप पैदा हुए थे तो आपके वालिदैन ने आपको एज अ फीमेल ही बड़ा किया, शुरू से आपका नाम ये रखा और ये है। ठीक है, ये एक रेयर बात है कि कैरियोटाइपिंग की रिपोर्ट पहले ही मिल जाए। ठीक है, लेकिन एग्जाम में मिल सकती है। आम सिनेरियो में हम नॉर्मली हिस्ट्री एग्जामिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद कैरियोटाइपिंग एडवाइस करते हैं पेशेंट, उसके बाद कैरियोटाइपिंग लेके आता है तो, और फिर वो हिस्ट्री एग्जामिनेशन से आगे की बात स्टार्ट हुई होती है। कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया या कोई भी ऐसा केस जिसमें पहले ही एग्जामिनेशन में एम्बिगुअस जेनिटेलिया, बेशक कैरियोटाइपिंग की रिपोर्ट नहीं है बट यू हैव एग्जामिन्ड द पेशेंट एंड शी इज हैविंग एम्बिगुअस जेनिटेलिया फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आप उसको बिठा के, इफ शी इज अनमैरिड विद मदर डेफिनेटली, फिर आप उसको बिठा के यही कहोगे कि हर लड़की में या लड़की और लड़का देयर इज पर्टिकुलर डेवलपमेंट ऑफ जेनिटेलिया। ठीक है, इसके नॉर्मल से मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से मुझे पैदाइशी मसला लग रहा है। तो मुझे ये जानना है कि जब ये पैदा हुई तो आपने इसको जब बच्चे के डॉक्टरों को दिखाया तो क्या उसमें कुछ तशखीस हुआ
या उन्होंने इसको क्या आपको बताया कि इसको किस तरीके से बड़ा करना है, या अगर डॉक्टर उस वक्त नहीं भी मौजूद थे तो आपको खुद क्या समझ आई और बच्चे की परवरिश आपने किस लिहाज से की? ठीक है, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी डिसेंट वे टू आस्क। ठीक है, अब ये सही है। लेकिन if you don't have a karyotyping report and all the secondary sex characters are well developed and the external genitalia are of or good female type, then you don't need to ask this question. ये उसके अंदर जिसमें आप intersexuality expect कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि ambiguous genitalia या कोई ना कोई secondary sex characters में कमी बेशी। ठीक है। Androgen sensitivity syndrome की जो patients होते हैं, उसकी एक निशानी, उसकी निशानी ये है कि they are beautiful females but karyotype is of male type. They are 46XY and they are very beautiful females, right? ये androgen insensitivity की निशानी है। Externally, secondary sexual characters के हिसाब से, external genitalia के हिसाब से they are beautiful females. हाँ, इनका जो pubic और axillary hair development है वो tanner stage में कम होती है, या absent होते हैं, या फिर स्पार्स होते हैं, या वेरी लो टैनर स्टेज होते हैं। ठीक है, लेकिन अदरवाइज एज अ होल देखा जाए, अगर आप बुक्स के अंदर इसकी या नेट पे एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी की एग्जामिनेशन की पिक्चर देखो तो दे आर ब्यूटीफुल फीमेल्स बट कैरियोटाइपिंग कम्स आउट टू बी 46XY। ठीक है, तो इसका डायग्नोसिस ऐसा बनता है। एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम का फर्क हम करते हैं, जो मुश्किल डायग्नोसिस बनता है, वेरी रेयर, लेकिन आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी यू विल कम अक्रॉस अ पेशेंट हु इज like androgen insensitivity syndrome but that patient will not be androgen insensitivity, वो Swyer syndrome का होगा, SEWYER, Swyer syndrome, right? Swyer syndrome versus androgen insensitivity overlap करते हैं, वो मैं आगे आपको टेबल बताऊंगी, उससे आपको पता चलेगा। Swyer is also 46XY, उसके अंदर भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप्ड होते हैं, लेकिन उसके अंदर एक्सिलरी हेयर और प्यूबिक हेयर वगैरह कम नहीं होते, वो नॉर्मल डेवलप्ड होते हैं। वो भी आप जब मेरा टेबल देखोगे तो उसमें आपको ये सारे डीडी आपको छोटे छोटे डिफरेंस एग्जामिनेशन में क्या फर्क होगा, कैरियोटाइपिंग तो इनकी भी इसकी भी XY होगी, तो वो आपको थोड़ा सा फर्क उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो टाइम कम था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी आपको इसका डायग्नोसिस ही बता दिया, अदरवाइज हिस्ट्री एग्जामिनेशन सना की बिल्कुल ठीक थी। लेकिन हर चीज को आपने किताबी लिहाज से शुरू नहीं कर देना, पूरे सिनेरियो को, बिकॉज अब देखो आप लोग थ्योरी पास कर रहे हो, अब ये जो एग्जाम है ना, ये आपका है कि आपने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को रख के, पेशेंट को सामने रख के, उस सिनेरियो में आपने उसको किस तरीके से आगे लेके जाना है। ठीक है, उसमें आपका काउंसलिंग से बात स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन एट टाइम्स व्हेन यू हैव got karyotyping report in front of you even before history, at times आपको थोड़ी सी काउंसलिंग के बाद आप हिस्ट्री स्टार्ट करते हो उसमें फिर। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस, सना जल्दी से इसमें इन्वेस्टिगेशंस बता दो, फिर हम वो स्लाइड्स वाला कर लें। Apart from general health profile of the patient, I will ask for the abdominopelvic ultrasound to look for any other abnormality in kidney, ureter, bladder, and the uterus, and presence or absence of the ovaries and presence of the gonads. Then I will go to. I also need the hormonal profile, including the FSH, LH, and testosterone level, and karyotyping. बिल्कुल ठीक है, ईस्ट्राडायोल लेवल तो भी करा लो चलो, बिकॉज कैरियोटाइपिंग रिपोर्ट XY आई हुई है, वैसे तो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स मीन के ईस्ट्राडायोल उसके ज्यादा ही है, या ठीक है जी। सलमा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैडम, मुझे ना ये जो आपने केस दिया ना, इसमें थोड़ी हिस्ट्री ना इस लिहाज से इनसफिशिएंट लग रही है ना, कि हमने इसमें मजीद ऐसे क्या सवाल करने हैं, पेशेंट की फीलिंग्स के मुतालिक हम कर सकते हैं, या मतलब ऐसे क्या, मतलब ये चीजें तो ठीक हो गई है ना कि उसकी डेवलपमेंट कैसी हुई है उसको बर्थ पे, लेकिन इसमें तो बाकी जो हम ये सारी DSD रूल आउट करने के लिए क्वेश्चंस करते हैं, या एमेनोरिया से रूल आउट करने के लिए क्वेश्चंस करते हैं, तो जब हमें ये केस दिया गया है तो इसके हवाले से तो क्वेश्चंस बहुत कम जहन में आएंगे उस टाइम। देखो ये बड़ी अच्छी बात की है, जब आपको केस ही ऐसा दिया गया है कि जिसके अंदर कैरियोटाइपिंग ही सामने रख दी है, बट पेशेंट इज एक्चुअली हैज लिव्ड लाइफ एज अ फीमेल, तो उसमें शायद हिस्ट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें आपकी काउंसलिंग की आ जाती हैं।
but you cannot miss history because उसमें लिखा है how will you manage or how will you go about the whole case. तो जिस तरह सना की हिस्ट्री बहुत लंबी नहीं थी, ठीक थी, वो चीजें तो एटलीस्ट आप कवर पूरी कर लोगे. उसके बाद आपने उसका ज्यादा यस, देखो इसमें मैनेजमेंट में जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट तो काउंसलिंग का आएगा. आप उसके ऊपर अभी आगे मैं मैनेजमेंट ही करने लगी थी सना के साथ, उसमें सबसे ज्यादा तो अहम ब्रेकिंग दिस न्यूज ये है कि शी इज एक्चुअली a different person from inside, number one. Number two ये कि now what next, आगे की लाइफ अब उसने कैसी गुजारनी है. Is she going to continue her role as a female in future or as well, or she wants to opt as a male? मेडिकली अगर मैनेजमेंट में देखा जाए तो डेफिनेटली इट्स इजियर एंड इट्स बेटर इफ शी कंटिन्यूज हर रोल एज अ फीमेल. और हम उसको तो but what if she wants to opt because her karyotyping is XY, तो she wants to continue. तो if she wants तो हम फिर उसका राइट है कि अगर वो कहे कि मैंने एज अ मेल करना है तो यस, फिर उसकी जेनेटेलिया की करेक्शन और उसकी वो प्लास्टिक सर्जरीज एंड देन ऑब्वियसली बायलैटरल उसकी ब्रेस्ट रिमूवल और वो सारा फिर हो जाता है. तो ये फिर अकॉर्डिंगली वो फिर एक बहुत मैसिव चीज हो जाती है. एंड देन शी विल बी चेंजिंग हर रोल एज अ होल. पीपल हैड नोन हर एज अ फीमेल थ्रू आउट हर लाइफ एंड देन चेंजिंग हर रोल एज अ मेल. वो फिर ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी. तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स ऑप्ट के वो जिस रोल में जिंदगी गुजारे दिल कंटिन्यू, बट दे विल बी वेरी क्लियर about their future fertility, about their future उनको पता होगा मैरिड लाइफ और उसका उन्होंने क्या करना है, because they know कि जेनेटिकली क्या है. बट एटलीस्ट ये है कि उनका एक वो तो मैनेजमेंट का तो हो जाएगा. तो और फिर then the presence or absence of testes बहुत important, because there are high chances of malignancy if they got testes inside. तो वो उसका रिमूवल कितना important. तो वो सारा कुछ वो फिर अकॉर्डिंगली हो जाएगा. तो ये सारी चीजें हो जाती हैं. यस 22% तकरीबन रिस्क होता है मेलिग्नेंसी का अगर आप टेस्टिकुलर रिमूवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो उसमें फिर आप यूं कर लेते हो. अगर इफ somebody wants to continue as a male role तो फिर आप उसको टेस्टोस्टेरोन्स भी देते हो एटसेट्रा एटसेट्रा, और उसका बाकी सारा कुछ उसका रिमूवल और वो सब फिर करना पड़ता है. तो और उसकी पूरी आइडेंटिटी चेंज का होता है. बट दिस इज वेरी वेरी रेयर थिंग टू हैपन अगर ऐसा हो. लेकिन देखो कि अल्लाह के ऐसे ऐसे केसेस कई दफा दिखाता है कि आई हैव सीन वन पेशेंट हु ऑप्टेड कि उसने एज अ मेल रोल कंटिन्यू करना है, और फिर उसकी काफी मैसिव सर्जरीज और फिर इवन प्लास्टिक सर्जन को इन्वॉल्व करके गनेडो प्लास्टी और वो सारा भी उसका, और वो इवन देन द आइडेंटिटी ऑफ दैट पेशेंट नीडेड हैड टू बी चेंज्ड. और आई स्टिल रिमेम्बर कि वो फिर पूरा उसका नादरा से आईडी कार्ड और वो सारा. तो वो एक बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता है. बट मेडिकली भी व्हाट इज बेटर इज दैट रिमूवल ऑफ टेस्टिस एंड कंटिन्यू एज अ फीमेल रोल इज अ बेटर थिंग टू डू. जी सानिया. मैडम जैसे ये हमारे पास अगर अनमैरिड लड़की आती है ना, और वो अपनी मतलब 25 इयर्स की है या 27 इयर्स की है एंड शी इज नॉट मैरिड, उसको तो मैं काउंसलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ मदर कर लूंगी. लेकिन अगर एक मैरिड औरत आती है मेरे पास इनफर्टिलिटी के साथ, उसको AIS है, तो जैसे हम इनफर्टिलिटी में तो हम कहते हैं भाई कपल को एड्रेस करना है, कपल को एड्रेस करना है. तो AIS में ऐसी पेशेंट की ये वाली न्यूज को हमने हस्बैंड को भी बताना है या नहीं, या सिर्फ देखो ये बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की हो जाती है एक काउंसलिंग. आई हैव बीन थ्रू दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग. वैसे उसमें एक चीज जरूर लकीली हो गया था कि हर हस्बैंड वाज वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी नाइस उसमें. लेकिन फिर भी अच्छा, ये मैं जरा एक सेकेंड सॉरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देख लेना. ठहरो. हाँ अच्छा, उसके अंदर हो रही है स्क्रीन शेयर, आप लोगों को नजर आ रही है? अच्छा ठीक है. अच्छा उसके अंदर ये हो गया था कि बिकॉज शी केम विद द प्राइमरी एमेनोरिया और वो सारा कुछ. तो उसमें फिर कैरियोटाइपिंग हुई तो 46XY. फिर ऑब्वियसली इनिशियली आई फर्स्ट टॉक्ड टू द पेशेंट कि मुझे अब ये हो गया एंड दिस इज द डायग्नोसिस एंड ऑल, एंड और साथ उसको बताया कि इट्स राइट ऑफ योर हस्बैंड दैट ही शुड आल्सो नो और वो सारा. तो उसने आई स्टिल रिमेम्बर कि वो बेचारी उसने मुझे, शी वाज नॉट वेल एजुकेटेड बट शी अंडरस्टूड द होल थिंग. और उसने मुझे फिर उसी तरह कहा था कि एक कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है कि टेल माय हस्बैंड अबाउट एवरीथिंग बट नो वन इन द फैमिली शुड नो दिस, क्योंकि वो मेरे पास किसी के रेफरेंस से आई हुई थी.
तो उसने कहा कि किसी और को नहीं, और चाहे कोई और डॉक्टर भी आपके पास आए या वो आए, तो किसी को आपने मेरा बता के नहीं, पीपल शुड नॉट नो, पीपल मैं जानू मेरा मियाँ जाने एक्सेट्रा। तो आई थिंक दिस वाज अ वेरी जेन्युइन थिंग टू से। और फिर उसके हस्बैंड को बुला के, बट पहले तो ऑब्वियसली इनिशियली इसको तैयार किया ये वो करके, और फिर बट हर हस्बैंड वाज वेरी वेरी कोऑपरेटिव एंड ही वाज वेरी अंडरस्टैंडिंग लकीली। तो वो सारा कुछ अच्छा रहा, ठीक हो गया फिर। बट ऑब्वियसली इट इज इज राइट, ऐसे तो नहीं आप छोड़ सकते ना किसी चीज को, ठीक है, क्योंकि आपने पेशेंट को ट्रीट भी करना है। सो ओके, अच्छा, ये अब मैंने 2-3 स्लाइडें बनाई हैं आप लोगों की आसानी के लिए इंटरसेक्सुअलिटी की, क्योंकि हमेशा इसकी तैयारी में बड़ी मुश्किल होती है। ये देखो, क्या अब इसको आगे कैसे करें। हाँ, यस, नजर आ रहा है आप लोगों को? हेलो? जी मैम। हाँ, जी मैम, अच्छा, ये टेबल है, राइटिंग बड़ी गंदी है, लेकिन समझ आप लोगों को आ जाएगा। इसके अंदर जो है ना 2-3 चीजें, ऑब्वियसली कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, गोनेडल डिसजेनेसिस, और एंजाइमेटिक टेस्टिकुलर एंजाइमेटिक फेलियर, और उसके अलावा 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी और स्वायर सिंड्रोम। हर चीज में आपने कैरियोटाइप, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, जेंडर एलोकेशन और उसकी ट्रीटमेंट। कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया की जेंडर एलोकेशन का मतलब यह है कि बर्थ के वक्त उसको क्या जेंडर एलोकेट हुआ होता है। So congenital adrenal hyperplasia are actually 46XX, and they are given the role of female even at birth also, or later on as well. They may present with the primary amenorrhea later on. Birth के वक्त ambiguous genitalia के साथ present करते हैं, karyotyping होती है तो वो 46XX आता है, और birth के वक्त अगर present करें तो वो imbalanced electrolytes के साथ present करते हैं because of 21 hydroxylase deficiency, autosomal recessive होता है ये, ठीक है। So 46, अगर वो प्यूबर्टी पे प्रेजेंट करते हैं तो प्रेजेंट विद प्राइमरी एमेनोरिया, और बट इट कम्स, ये क्या कहते हैं, कैरियोटाइपिंग कम्स आउट टू बी 46XX। सो इसके अंदर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ये होती है कि बिकॉज 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी होती है, तो प्यूबर्टी में प्राइमरी एमेनोरिया के साथ मैस्कुलिनाइजेशन हुआ होता है, और उसकी वजह से बर्थ पे भी उसके न्यूबॉर्न के एक एम्बिगुअस जेनिटेलिया होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ हार्मोनल टेस्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स के टेस्ट वगैरह होते हैं, और इवन इट में बी एन इमरजेंसी इन न्यूबॉर्न, क्योंकि सॉल्ट लूजिंग सिंड्रोम होता है, तो वो फिर प्रॉब्लम करता है। ट्रीटमेंट भी ऑल नो कि स्टीरॉयड रिप्लेसमेंट इसकी होती है, सॉल्ट्स का मैनेज किया जाता है इम्बैलेंस, और उसकी करेक्टिव सर्जरी होती है फॉर द जेनिटेलिया, ठीक है। सो दिस इज समरी ऑफ कंजेनिटल। अगर सिर्फ आई थिंक इस टेबल को ही आप लोग देख लो, आई होप राइटिंग समझ आ जाएगी। अगर गौर से देखो, मैं देखूंगी मेरे पास कोई प्रिंटेड अगर इसका हुआ ना तो मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगी। सो गोनेडल डिसजेनेसिस और एनाटॉमिकल टेस्टिकुलर फेलियर, प्लीज ये पैथोफिजियोलॉजी आपको जेंडर एलोकेशन की पता होनी चाहिए एट बर्थ, के वी नो दैट XY जो होता है, जिसमें Y जीन होती है, which actually determines the development of testes, and then testes secretes Mullerian inhibitory factor, और जिसकी वजह से यूट्रस और ओवरी और ट्यूब्स वगैरह एब्सेंट होती हैं, तो और वजाइना, तो MIS की वजह से, और साथ में टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से मेल जेनिटेलिया डेवलप होते हैं। सो इसमें अगर आपका ये गोनेडल डिसजेनेसिस में 46XY है, इट मींस के Y क्रोमोसोम इज देयर, बट इट्स गोनेडल डिसजेनेसिस, यानी टेस्टिस का एनाटॉमिकल फेलियर है। इट मींस के टेस्टिस का अगर फेलियर है तो MIS एब्सेंट होगा। पेशेंट इज 46XY, वो मेल है बेसिकली, बट testes are not very well developed, जिसकी वजह से if MIS is absent, Mullerian inhibitory substance, if it is absent, तो फिर that boy will be having the uterus tubes and vagina, right? But and testosterone is also there, but in variable amount, उसके accordingly depend करेगा कि genitalia किस तरह के होंगे, maybe ambiguous genitalia, karyotyping will be XY, but that patient will be having uterus tubes, vagina, ambiguous genitalia, and patient will be carrying testes as well. So there are 22 to 30% of chances of malignancy from developing from these testes present in this patient. इसके अंदर बेशक patient XY है, medically it's better if we
गिव दिस पेशेंट अ फीमेल रोल, तो इसके अंदर टेस्टिकुलर रिमूवल, गोनेडल करेक्शन, ये क्या कहते हैं, जेनिटेलिया करेक्शन, और वो सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। और लेटर ऑन अगर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स का करना है तो आप HRT भी दे सकते हो। अच्छा, उसकी एक निशानी ये भी है कि सारे इंटरसेक्सुअलिटी में फीमेल रोल ही मेडिकली देना इज इजियर एंड बेटर। सो एंजाइमेटिक टेस्टिकुलर फेलियर, अगेन 46XY, इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस की डेवलपमेंट का यानी एंजाइमेटिक फेलियर है। टेस्टिस ठीक है लेकिन एंजाइमेटिक फेलियर है, यानी MIS प्रेजेंट होगा लेकिन टेस्टोस्टेरोन के का फेलियर है, तो इसकी वजह से वेरिएबल अमाउंट में आपको नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन अवेलेबल होगा, बिकॉज MIS इज प्रेजेंट, सो यूट्रस ट्यूब्स, ओवरीज, वजाइना आर एब्सेंट, बट ओवरीज होंगी एब्सेंट बिकॉज XY है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर अंडर मैस्कुलिनाइज्ड मेल होगा, बिकॉज इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन इज इन वेरिएबल अमाउंट, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा। सो 5-alpha रिडक्टेज, अब ये जो 3 चीजें है ना, बेसिकली ये एग्जाम में बिल्कुल प्रेजेंट करती हैं, ये आ जाती हैं। उसमें जैसे अभी मैंने आपको एक सिनेरियो दिया, उसमें बड़ा अच्छा आप लोगों ने फॉरेन डायग्नोसिस बना दिया, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। ये चीजें बहुत ज्यादा ओवरलैप करती हैं, ये तीनों चीजें 46XY हैं। इसकी पैथोफिजियोलॉजी में अब आपको ये थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि 5-alpha रिडक्टेज, ऑब्वियसली वी नो कि 5-alpha रिडक्टेज टेस्टोस्टेरोन की एक्शन एक्टिविटी के लिए 5-alpha रिडक्टेज एंजाइम चाहिए, राइट। सो इसके अंदर 46XY है, टेस्टिस नॉर्मल है, टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है, MIS नॉर्मल है, इसके अंदर मलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस भी रिलीज हो रहा है, इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन भी रिलीज हो रहा है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन की एक्टिवेशन के लिए जो हार्मोन चाहिए, जो एंजाइम चाहिए, विच इज 5-alpha रिडक्टेज, वो डेफिशिएंट है, ठीक है। सो इफ दैट इज डेफिशिएंट, तो एज एंड MIS इज प्रेजेंट, यानी मलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस, अब इसको मलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर भी कहते हैं, अगर ये प्रेजेंट है तो यस, this 46XY patient will be having uterus tubes, will not be having uterus tubes vagina, because MIS is produced in a normal amount as testes are normal. Testosterone is a normal amount, but the enzyme for its action is not there. तो उसके अंदर फिर ambiguous male genitalia हो जाएंगे, right? और इसके अंदर आपको टेस्टोस्टेरोन और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन रेशियो में टेस्टोस्टेरोन रेशियो ज्यादा मिलेगा, क्यों? क्योंकि 5-alpha reductase actually is it acts as a catalyst to change testosterone into dihydrotestosterone, so that dihydrotestosterone then acts on the male genitalia for the development of normal external genitalia, right? So as the 5-alpha reductase is deficient, so dihydrotestosterone is low and testosterone is more, but हमें खाली testosterone ज्यादा का फायदा नहीं है अगर वो activated form में नहीं है, तो इस वजह से ambiguous male genitalia हो जाएंगे। Again, इस patient में भी female phenotype is offered and correction of genitalia is done, and later on in life HRT is given for the development of breasts, etc., so that this patient will be having a 46XY, will not be having any ovaries, but she may be able to live a normal life as a female. Then is androgen insensitivity, जिसका मैंने आपको सिनेरियो दिया था। Patient is 46XY, again, अब इसका इससे फर्क देखो, इसके अंदर एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी है, इसके अंदर 46XY है, टेस्टिस भी नॉर्मल है, इसके अंदर मलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस भी नॉर्मल है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी है, यानी रिसेप्टर्स नहीं है जिसके ऊपर जाके, एक मिनट, सॉरी, एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड। So thank you. अच्छा, so I was telling you कि इसके अंदर रिसेप्टर्स नहीं है जहां पर जाके टेस्टोस्टेरोन अपना एक्शन करके दिखाए। So इसके अंदर XY है, testes are normally developed, which means that Müllerian inhibitory substance or the Müllerian inhibitory factor is normally produced. So patient will not be having uterus tubes or tubes vagina. Testosterone levels are normal, but patient will be having female phenotype. क्यों? क्योंकि पेरिफेरल रिसेप्टर्स नहीं है जिसके ऊपर जाके उसका टेस्टोस्टेरोन एक्ट करे, इस वजह से बॉडी के अंदर जो ईस्ट्रोजन होगा उसके वो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स ऊपर से जाकर उसके एक्ट करेंगे, और ईस्ट्रोजन लेवल चूंकि उसका नॉर्मल होगा, वो रिसेप्टर्स, वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगी, और उसके बिकॉज एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी है तो इसकी वजह से उसके प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर भी जो है वो स्पार्स होंगे या इवन एब्सेंट होंगे, और उसका जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, लेकिन they may be having normal female phenotypic external genitalia, or they may be having
बिकॉज जेनिटेलिया, राइट, प्यूबर्टी पे स्पेशली ये जाके, ठीक है। सो बिकॉज वेरी करता है कि कितना उसके रिसेप्टर्स, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी कितनी है, अगर वो वेरिएबल है तो फिर एम्बिगुअस जेनिटेलिया प्यूबर्टी पे कई दफा जाके, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन उसमें एक्टिवेटेड ज्यादा होता है प्यूबर्टी पे जाके, तो वो मे बी वो थोड़ा सा एम्बिगुइटी ऑफ जेनिटेलिया क्रिएट कर दे। तो इसके अंदर अगेन गोनेटल करेक्शन करते हैं, सॉरी जेनिटेलिया करेक्शन करते हैं और उसको फीमेल रोल ऑफर किया जाता है। स्वायर सिंड्रोम और एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी में क्या फर्क है? बोथ आर 46XY। इसके अंदर SRY जीन डिफेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर है तो XY प्रेजेंट, Y जीन के ऊपर जो SRY जीन लगी होती है उसने वो उसका डिफेक्ट है, जिसकी वजह से टेस्टीज, अगेन बिकॉज Y जीन की वजह से, SRY जीन की वजह से टेस्टीज बनती हैं, तो ऑब्वियसली फिर टेस्टीज उस तरीके से नहीं, बिकॉज ऑफ द SRY जीन डिफेक्ट, जिसकी वजह से MIS विल बी एब्सेंट, यानी मलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस विल बी एब्सेंट। इसके अंदर यूट्रस ट्यूब्स वजाइना वाज एब्सेंट, इसके अंदर यूट्रस ट्यूब्स वजाइना विल बी प्रेजेंट, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि SRY जीन डिफेक्ट है और टेस्टीज, SRY जीन की वजह से टेस्टीज की डेवलपमेंट अफेक्ट हुई हुई है, जिसकी वजह से टेस्टी से रिलीज हो रहा था MIS एंड टेस्टोस्टेरोन, और इसमें बिकॉज ऑफ द wrongly developed testes, MIS is absent because MIS प्रोड्यूस नहीं कर सक रहा, because Mullerian inhibitory substance is absent, तो पेशेंट की यूट्रस ट्यूब्स वजाइना डेवलप हो जाएंगी, टेस्टोस्टेरोन विल बी ऑफ द वेरिएबल अमाउंट, और इसके अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया विल बी एम्बिगुअस, और एट टाइम्स इसमें वही ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट एब्सेंट भी होती हैं, और वो सारा कुछ होता है। लेकिन कई दफा स्वायर सिंड्रोम के अंदर अगर ईस्ट्रोजन लेवल ज्यादा हो और टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत लो साइड पे हो, तो इसमें आपको ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी मिल जाती है, ठीक है। अगेन दीज पेशेंट्स आर गिवन अ फीमेल रोल, और वो सारा कुछ अगेन वही जेनिटेलिया करेक्शन करेंगे। तो ये तो मैंने टेबल जल्दी जल्दी आपके लिए इसलिए स्लाइड्स ऐड की ताकि आपका जो है ना ये थोड़ा सा समराइज हो जाए, ठीक है। जी, सो ये मैंने मैडम क्विकली आपको जल्दी से ये करा दिया कि चलो जी सादिया। मैडम स्वायर सिंड्रोम में जो है जो गोनैड, स्वायर ओनली सिंड्रोम में गोनैड बड़ी है, आसान चीज मैं वो तो बताती हूँ। डिफेक्टिव टेस्टिस है, ईस्ट्रोजन कहाँ से आएगा? हाँ, डिफेक्टिव टेस्टिस है, लेकिन हाँ ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, लेकिन इस तरह के पेशेंट्स के अंदर कहीं पेरिफेरल उसके अंदर जाके यस लेस लाइकली ना होने के बराबर ही, बट एस्ट्राडायोल लेवल्स उसके अंदर आपको मिल जाते हैं। ये है कुछ उसमें लिखा हुआ कहीं उसमें ना, कि जो पेरिफेरल फैट होता है उससे जो थोड़ा बहुत ईस्ट्रोजन होते हैं वो फिर एक्ट करते हैं, बट इट्स वेरी रेयर। इसके अंदर आप एक ये चीज याद रखो कि SRY जीन का डिफेक्ट है, और बिकॉज Y क्रोमोसोम के अंदर टेस्टिस मेल फंक्शन है, जिसकी वजह से MIS, और वही MIS और बेसिकली सारा जो प्रॉब्लम है वो मलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन है। जिसके अंदर मलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस प्रेजेंट होगा उसके अंदर यूट्रस ट्यूब्स और वजाइना एब्सेंट होगी, जिसके अंदर मलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस एब्सेंट होगा उसके अंदर वो नहीं होगी, ठीक है। जी मैडम। एक्सक्यूज मी मैम, जी बताएं। मैम अगर आप क्विकली एक हमें जस्ट रिवीजन दे दें क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर प्राइमरी एमेनोरिया का पेशेंट आता है तो हमने किस तरह से लेके चलना है, क्वेश्चन किस तरह से स्टार्ट करने हैं। चलो एंड पे जल्दी से ये अच्छी बात कर दी। देखो, प्राइमरी एमेनोरिया का केस 80% है कि वो आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन का होगा। उसके अंदर तो आपको हिस्ट्री में इंडिकेशन मिल जाएगी कि साइक्लिकल पेन है, उसके बाद आसानी है, इसलिए आज हमने बहुत डिटेल में वो केस करके। लेकिन क्योंकि अब एग्जाम का सिस्टम ऐसा है कि सिनेरियो कुछ भी आ सकता है, पहले तो केसेस ही बड़े कम होते थे कि एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी का है या स्वायर सिंड्रोम का है या 5 अल्फा रिडक्टेज का, बिकॉज ये केसेस वैसे ही रेयर होते हैं, फिर इनका मिलना और फिर इन पेशेंट्स का मान जाना कि वो एग्जाम में है, वो थोड़ा सा वो होता है मुश्किल। तो लेकिन अब तो ऐसा सिनेरियो, अब तो एग्जाम सिस्टम ऐसा हो गया कि कोई भी टॉपिक किसी तरह से भी कवर किया जा सकता है, तो यस देयर आर चांसेस कि इस तरह का कोई केस आ जाए। तो इसमें आपने स्टार्ट तो उसको एज प्राइमरी एमेनोरिया ही करना है। उसको जब आप हिस्ट्री एग्जामिनेशन से आपको थोड़े से इंडिकेशन मिलती है कि ये इंटरसेक्चुअलिटी की तरफ जा रहा है, तो फिर आप उसको हिस्ट्री एग्जामिनेशन तो आप कर चुके होते हो, फिर आप इन्वेस्टिगेशंस में वही सारी चीजें, जिस तरह मैंने कहा कि इसमें आपको हार्मोनल प्रोफाइल भी चाहिए, इसमें कैरियोटाइपिंग भी चाहिए, और उसके बाद आप उसको
मैनेज आप अकॉर्डिंगली आफ्टर यू गेट ऑल द इन्वेस्टिगेशंस। और फिर आपका जो डायग्नोसिस बनाना बड़ा आसान है इफ यू हैव द कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा मैंने कॉन्सेप्ट ही देने के लिए आपको ये डीडी इंटरसेक्सुअलिटी की स्लाइड दिखा दी। जी फरा। जी मैडम, अगर हमें वो कहती है साइक्लिकल पेन और मैस है, तो फिर हम उसके थायराइड, प्रोलैक्टिन और वो सारी चीजें छोड़ देंगे? हेड इंजरी, कीमोथेरेपी हिस्ट्री में ना लें, बाकी चीजें देखो बात ना ये है कि पूछें? थायराइड इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट इफ शी इज नॉट सिम्टोमेटिक। हाउएवर अगर आप करा लो तो वो जस्टिफाइबल है, बिकॉज टीनेज के अंदर देयर इज नो हार्म कि आप एमेनोरिया के केस है चलो आपने, लेकिन अगर आप नहीं कराओगे तो देयर इज नो नीड एक्चुअली। अदर देन दैट साइक्लिकल पेन है, आपको इम्परफोरेट हाइमन एग्जामिनेशन पे मिल गया है, तो फिर नो नीड टू गेट एनी हार्मोनल प्रोफाइल डन। एग्जामिनेशन पे इम्परफोरेट हाइमन की फाइंडिंग का मिल जाना ही बहुत सिग्निफिकेंट होता है। आप सब ने किसी ना किसी ने देख लिया, अगर किसी ने नहीं देखा तो कभी देख जरूर लोगे अपने इंशाल्लाह आगे करियर में। इम्परफोरेट हाइमन ऐसे बल्ज करके ब्लू कलर का छोटा सा बॉल होता है, जैसे वजाइना के अंदर पिंग पोंग टाइप बॉल नहीं होता जो ब्लू कलर का, ऐसे सामने करके ऐसे बल्जिंग मेम्ब्रेन होती है। इट्स सो टिपिकल दैट वंस यू सी दैट imperforate hymen, you don't need any other thing for the diagnosis. जी सबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मुझे ये पूछना है कि अगर हमारे पास एक पेशेंट आती है AIS है या सेवायर है, जिसकी हमें टेस्टिस या गुनेट लोकलाइज नहीं हुआ अल्ट्रासाउंड से, क्या अल्ट्रासाउंड ने लोकलाइज हुआ? सॉरी, अल्ट्रासाउंड ने उनके जो गुनेट्स हैं अनडिसेंडेड हैं उन्हें लोकलाइज नहीं किया, डिटेक्ट नहीं किया, तो फिर हम फर्दर MRI करवाएं इस केस में भी? करा सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 20% इंसिडेंस, 22 to 30% malignancy का बहुत हाई इंसिडेंस। जी सारा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम जी। था कि आपने अभी बताया जब ना केस का आपने डिस्कस किया, और आफ्टर दैट आपने कहा था कि उससे पूछना है कि अब आपने क्या आपकी है चॉइस, आपने एज ए मेल You tell patient pros and cons. Number one is better to continue as a female role. It's easy socially as well. Number two, medically as well. However, there is an option if you want to opt as a male. तो मैम अगर वो पेशेंट एज ए मेल सरवाइव करना चाहे, तो आपने कुछ मतलब आपने कहा था कि जेनिटल सर्जरीज, मैम वो सर्जरीज क्या होंगी? यानी कि हमने मेस्टेक्टमी, उसकी मेस्टेक्टमी होगी बायलैटरल। उसके ठीक है। अलावा उसका जो है जेनिटेलिया, उसका जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, उसकी फिर आप उसकी सारी वो करते हो प्लास्टिक सर्जरी। मैम लाइक उसका नाम हमने तो एग्जाम में नाम ही बोलना है, हम कहेंगे गुनेडो करेक्शन, हाँ, उसमें प्लास्टिक सर्जन के साथ गुनेडोप्लास्टी। जी गुनेडोप्लास्टी। ठीक है, थैंक यू मैम मैम। एक एग्जाम में सिनेरियो आया था, जी। पेशेंट विद प्राइमरी एमेनोरिया और स्कैन पे ओवरीज और यूटस जो है वो स्मॉल साइज था, लेकिन जो है उसके जो लेब्स थी उस पे FSH LH एस्ट्राडायोल लो थे बहुत। तो उसमें मैम फिर उसको कैसे प्रोसीड करना है? हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म का केस है ना? ठीक है ना? जी मैम। तो वो हमने क्लास में बात की है उसकी, उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट देंगे। यस मैडम यही था, लेकिन इसमें एस्ट्राडायोल जो था ना वो भी लो था, FSH और LH भी कम था और एस्ट्राडायोल भी लो था, तो हाइपोगोनेडोट्रोफिक हाइपोगोनेडिज्म में तो HRT ये हाँ, एग्जांपल्स क्या आएंगी मैडम? उसमें हाइपोगोन ये CNS ट्यूमर्स एंड अगर ये एस्ट्राडायोल भी लो है तो फिर तो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स भी उसके नहीं ठीक होंगे ना, तो उसके लिए तो फिर आप HRT बिल्कुल, उसमें फिर आप कैरियोटाइपिंग भी कराओगे क्योंकि वो टर्नर में भी ऐसी कुछ पिक्चर होती है। और मैडम ये जो आपने कहा कि ये आप डिसाइड करेंगे कि टर्नर ही आप लग रहे हैं। कि आपने आगे ये क्लासिकल टर्नर होगा ना, ये जो अभी ये सिनेरियो है? लग रहा है, डिपेंड्स ऑन द कैरियोटाइपिंग। ठीक है मैडम, और ये जो कहना कि ये डिसाइड करेंगे कि आगे आपने जिंदगी ऐसा मेल गुजारनी है या फीमेल, ये तो आपने AIS का बताया ना मैडम? हाँ हाँ जाहिर है, ये अच्छा मैडम, इंटरसेक्सुअलिटी को चॉइस देते हैं। इसमें इन्होंने ना इस सिनेरियो में ना एस्ट्रोजन एस्ट्राडायोल को उन्होंने कम दिया है, तो मैं जिस चीज पे कंफ्यूज हुई कि एस्ट्राडायोल तो ज्यादा और नहीं होता मैडम क्लासिकल टर्नर में, बाकी पैरामीटर्स नहीं, उसके कम होते हैं। डिपेंड करता है, डिपेंड करता है अच्छा ओवेरियन उसके ऊपर भी। ठीक है, डिपेंड करता है, इट ऑल डिपेंड्स। ठीक है, चलो आज क्लास हमारी बड़ी लंबी हो गई है, बट आई थिंक वी हैव कवर्ड सो मच मैम। लॉट ऑफ थिंग्स, और एक तरह से सारा ही हमने कवर कर लिया। ठीक है।